जय श्री कृष्णा। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी आ गए हैं उनके साथ में मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि कृपया अपना वीडियो को ऑन कर लें, जिससे कि कुछ चीजें जब मैं कराऊंगा, कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, कुछ मेडिटेशंस का पार्ट हम लोग करेंगे, तो मैं आपको ठीक से देख पाऊं कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो उसको मैं ठीक से बता दूं। तो अभी नमिता जी हैं और ये आरजब गंगवाल हैं। गंगवाल जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए नमिता जी, जिससे कि हम लोग सेशन को आगे करें, है ना। आज बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो हो सकता है आपने उसके बारे में कभी सुना ना हो, या फिर आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि ये क्या है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले हम लोग 1 घंटे साथ में रहने वाले हैं। 1 घंटे में आपको कुछ ऐसा भी जानने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है। क्या आपने कभी कभी आपने ये सोचा है कि अगर मैं बच्चों की बात करूं, है ना, क्योंकि आज हम सिर्फ स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेन के बारे में सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं। कभी आपने ये सोचा है कि अगर किसी बच्चे की मेमोरी कम होती, या फिर अगर हमारी भी अगर बात करें, अगर हमारी भी मेमोरी कम होती, तो हमें मूवियां कभी याद नहीं होती, है ना। हम किताबों को याद करते हैं, किताबें हमें याद नहीं होती, लेकिन मूवी को हम एक बार दो बार देखते हैं, मूवी हमको अच्छे से याद हो जाती है। कभी भी कुछ भी कितने साल बाद भी पूछो, आपको अच्छे से मूवियां याद हो जाती हैं। इट मीन्स कि हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी तो है। आज मैं जो ब्रेन प्रोग्रामिंग की आपसे बात करने वाला हूँ, इस ब्रेन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि आप अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। पता है, और ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करना ये सिर्फ मैं बाहर से नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अंदर से भी कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए, बाहर से अगर मैं आज बात करूं तो बहुत सारे बड़े बड़े मेमोरी ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, गिनीज में अपना नाम दर्ज किया है। लेकिन वो आप उनको जब भी देखेंगे, या फिर आप उनकी जब भी क्लासेस लेंगे, वो हर क्लास में आपको जो तरीके बताते हैं, जो ट्रिक्स बताते हैं, जैसे कि उसमें एक निमोनिक्स पार्ट होता है, या फिर बहुत सारे उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। हम जब किसी स्टूडेंट को कोई चीज बताते हैं तो हम हमेशा बाहर से प्रयास करते हैं कि बाहर से स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले ब्रेन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। और एक न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो एक न्यूरॉन्स के अंदर लगभग इतना मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है कि उसमें आप 160 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अगर आप एक कैलकुलेशन लगाएंगे, तो हमारे ब्रेन के अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ से जीबी से भी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इंदौर की बात करूं, इंदौर जैसे अगर काफी 10 सिटी भी आ जाए, 10 शहर भी आ जाए, और उनकी सारी लाइब्रेरी आ जाए, सारी लाइब्रेरी की सारी किताब को हम अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इतनी हमारे ब्रेन के अंदर कैपेसिटी है। लेकिन फिर भी हम हमारे ब्रेन के अंदर इतनी सारी किताबें स्टोर क्यों नहीं कर पाते? या फिर ऐसा क्यों होता है कि हम याद करते हैं फिर हम भूल जाते हैं, और फिर एग्जाम के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वो हमें उस टाइम पे याद नहीं आता। हमें याद कब आता है? जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ब्रेन प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंदर से हम अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने जो आप फूड खा रहे हैं, जो आप न्यूट्रिशन खा रहे हैं, और जो आपका डेली रूटीन है, उसमें कुछ बदलाव लेके आए। ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। आज हम जो बात करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे हम लोग बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे हम लोग बात करेंगे, और इंस्टेंट मेमोरी पे बात करेंगे। ठीक है। देखिए, आज मैं कोई भी चीज आपको बिल्कुल एक वे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये हमारा जो सेशन है, ये लगभग 40 दिन का सेशन है ना। तो और हम आज एक हमने डेमो क्लास रखा हुआ है मैम के कहने पे। तो डेमो क्लास में 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैं सारी चीज आपको मिक्स करके बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दूंगा कि क्या क्या हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और इंस्टेंट मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? देखिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या होता है कि आज आप जिस तरीके का फूड ले रहे हैं, ये आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देता। ये रिजल्ट आपको कब देगा? अगर मैं स्पेशली मेमोरी की या ब्रेन की मैं बात करूं, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, है ना। आपने देखा होगा कि एक एज के बाद में क्या होता है कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारी मेमोरी कमजोर हो गई, हम चीजों को भूलने लगे।
है ना, हम चीजों को रख के याद नहीं रख पाते, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जब किसी की एज 40 को क्रॉस कर जाता है ना, आफ्टर 40 ईयर्स 45 ईयर्स, ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पता है, अगर 40 साल की उम्र में अगर किसी की मेमोरी कम हुई है, या फिर 45 की 45 की साल में अगर किसी की मेमोरी कम हुई है, इट मीन कि उन्होंने 15 या 20 साल पहले कुछ ऐसा फूड उन्होंने खाया होगा जिसके कारण से उनकी मेमोरी ब्लॉक हुई है। ठीक है, तो उस ब्लॉकेज को आप कैसे आप उसको हटा सकते हैं, अपनी मेमोरी को फ्री कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। कुछ चीजें मैं आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नॉन वेज भी खाते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, लेकिन नॉन वेज के अंदर भी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये तो अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन हाँ, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप फिश खा सकते हैं, और फिश को भी ऐसे बिल्कुल मतलब फ्राई करके नहीं खाना, है ना। नहीं तो जो हमें बेनिफिट्स मिलने वाले तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल आप फिश को खाएं, फिश से भी हमारी जो मेमोरी है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और आप उसको खा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी देखिए मैं छोटा छोटा आपको हिंट देने वाला हूं, है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो न्यूट्रिशन जो है लगभग 2 दिन का सेशन है। लगभग 2 दिन का सेशन है न्यूट्रिशन का, जिसमें हम पूरा न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो है सर्टिफाइड न्यूट्रिशन है जो कि आपको बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, हर चीज डिटेल में आपसे बात करेंगे। आपके क्वेश्चन, आपके जो है Q&A सेशन भी आएंगे, आपके सवाल भी आएंगे, और उनके जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसके जवाब भी देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑयल की, जो आप ऑयल खाते हैं, तो ऑयल के अंदर मैं आपको बताऊं कि आप सोयाबीन और सनफ्लावर का जो ऑयल होता है उसको यूज ना करें, क्योंकि अभी तो आप यूज कर लेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको कब दिखेगा, जैसा कि मैंने बताया 10 साल या 15 साल के बाद, है ना। आप सरसों का तो तेल का यूज कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे हमारे भारत में तो बहुत सारे तेल हैं, है ना, जैसे मूंगफली का तेल है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो सोयाबीन और सनफ्लावर का जो ऑयल रहता है वो ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बर्तन, तो कौन से बर्तन हमको यूज करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, आजकल तो अगर बात करें तो मैं खुद ही यूज करता हूं। ठीक है, कुकर भी हमारा एल्यूमिनियम का है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि जितना हो सके एल्यूमिनियम के बर्तन को अगर यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा आप उसको कम कर दें। ठीक है, अगर यूज नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टील के बर्तन का यूज कर सकते हैं, आप मिट्टी के बर्तन का यूज कर सकते हैं, और भी बर्तन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर बैक में जाके देखेंगे तो जब हमारे देश पे अंग्रेजों का राज था उस टाइम पे पता है वो हमारे जो भारतीय कैदी थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना दिया करते थे। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना इसलिए दिया करते थे कि जिससे कि उनकी सोचने समझने की शक्ति उनकी खत्म हो जाए, है ना। और आज हम उसी एल्यूमिनियम का उसके बर्तन का हम लोग जो है मतलब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो हम डिटेल में हम लोग जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रेन प्रोग्रामिंग है इसमें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। एक मैं आपको स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूं, और आप वो देखिएगा और आपको आराम से समझ में आ पाएगा। मैं आपको स्क्रीन भेज भी दूंगा, और जो भी पीडीएफ है उसका पूरा मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। सभी को स्क्रीन दिख रहा है, एक बार मुझे बताएं, सुविधा मैडम एक बार बताएं स्क्रीन अगर दिख रहा है तो। हाँ जी दिख रही है स्क्रीन। ओके, देखिए तो ब्रेन प्रोग्राम ब्रेन अगर मैं बात करूं हमारी, तो हमारी जो कंपनी का नाम है ब्रेन मंथन, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो ये आपको 40 दिन का कोर्स है, और ये इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसा कोर्स है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि इस तरीके का कोर्स आपने कभी भी देखा नहीं होगा, है ना। क्योंकि इसमें हम इतनी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इतनी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने सिर्फ वही चीजों को अगर फॉलो कर लिया तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, और आप अपने आपकी मेमोरी इतनी शानदार हो जाएगी, और अपने ब्रेन को आप नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे स्कूल्स के अंदर भी हम लोग करते हैं, ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जितने भी लोग हमारे साथ में आएंगे उनको हम सर्टिफिकेट्स भी हम लोग देते हैं, और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चे इस प्रोग्राम को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये कुछ उसकी झलकियां हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है
ये बच्चों के लिए भी है और जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी है। बच्चों के लिए हम बताते हैं कि आप किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में कैसे याद कर सकते हैं, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, वो सिलेबस में आगे दिखेगा। और टीचर्स को हम ये बताते हैं कि आप हमसे ये चीज सीखने के बाद में आगे बच्चों को कैसे बता सकते हैं। तो टीचर्स के लिए भी अलग है और स्टूडेंट्स के लिए अलग है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये हमारा ब्रेन मंथन करके एक यूट्यूब चैनल है, ब्रेन मंथन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड करके। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसको एक बार विजिट करें। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी वक्त टाइम टू टाइम पे। तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें आप। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेन क्या है और मेमोरी क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे ब्रेन क्या है और ब्रेन के अंदर कितनी मेमोरी है। ठीक है, तो व्हाट इज ब्रेन, व्हाट इज मेमोरी की हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन कौन कौन से हमें चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। और तो प्लीज म्यूट कर लीजिए आलोक जी, अभी आप आए हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और न्यूट्रिशन का जो सेशन है 2 दिन तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर मेमोरी को कैसे हम जो है स्टोर करके रख सकते हैं। अभी क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर है, लेकिन वो हमारे ब्रेन के अंदर टिकती नहीं है, धीरे धीरे हमारे दिमाग से स्लिप होती जाती हैं चीजें, हम भूलते जाते हैं। तो उसको आप स्टोर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हम मूवियां हमें याद होती हैं लेकिन हमें किताबें याद नहीं होती। इसका मतलब क्या कि जब हम कोई लॉजिकल काम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, लेकिन जब हम मूवियां देखते हैं या कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं उस टाइम पे हमारा राइट ब्रेन काम करता है। तो अगर मैं बात करूं तो राइट ब्रेन जो है एक आपकी हार्ड डिस्क की तरह है और आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपका एक कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो रैम होता है उसकी तरह है। तो अगर लेफ्ट ब्रेन में अगर कोई चीज जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो स्टोर नहीं हो पाती, वो स्लिप हो जाती है। लेकिन अगर आपके राइट ब्रेन में क्रिएटिव तरीके से अगर कोई चीज जाती है तो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है और आप उसको काफी लंबे टाइम तक हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और हम इसमें आपको ये बताएंगे कि दोनों ब्रेन को सिंक्रोनाइज किस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद है भगवत गीता के बारे में सबने सुना होगा। भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने भगवत गीता को अगर आपने उसको स्टडी किया या फिर उसको समझा तो आपको जीवन जीने का एक उद्देश्य मिल जाता है और एक जीवन का सार छुपा हुआ है कि एक्चुअल में जीवन है क्या, किस तरीके से हमें जीना है, सरवाइव करना है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी का भगवत गीता क्या है। मेरे को वो भगवत गीता के बारे में ज्यादा अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको मेमोरी का ऐसा भगवत गीता आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में याद कर सकते हैं। नो डाउट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हम खुद आपके साथ में रह के प्रैक्टिस करेंगे और आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट। लॉन्ग टर्म के बारे में मैंने अभी बात की कि जो हम खाते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसका असर हमारा आने वाले 10 या 15 या 20 साल के बाद हमारे देखने को मिलता है। तो बहुत जरूरी है कि आज आप क्या खा रहे हैं, वो होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और इंस्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। शॉर्ट टर्म के बारे में तो अभी मैं आपको बता ही देता हूं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि आज आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको हो सकता है कि आज आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, है ना, अगर अच्छे से कर रहे हैं तो। और हो सकता है 5 दिन के बाद उसका रिजल्ट मिले या हफ्ते भर के बाद आपको रिजल्ट मिले, लेकिन 1 मंथ में आपको उसका रिजल्ट दिखने लगता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, है ना। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहले उसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिससे कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन आपका बैलेंस होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मेमोरी का मेडिटेशन। यस, मेमोरी का मेडिटेशन। अब देखिए, आप में से ना बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन के बारे में हो सकता है पता हो या नहीं पता हो, क्योंकि मेडिटेशन ना एक जर्नी है और ये जर्नी जो है ना वो 1 दिन या 2 दिन की जर्नी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको घंटों बैठ के मेडिटेशन करना है। मैं आपको एक ऐसा मेडिटेशन बताऊंगा और उसकी प्रैक्टिस मैं आपको अभी तुरंत ही करवाऊंगा। जैसे ही मैं एक बार सिलेबस के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको उस मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। वो मेडिटेशन 2 मिनट या 5 मिनट का मेडिटेशन है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अभी के अभी देखने को मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा वेट करें, वो भी हम आगे करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंस्टेंट मेमोरी पे। अब इंस्टेंट मेमोरी क्या होता है? इंस्टेंट मेमोरी में जैसे सपोज मान के चलो कि कल एग्जाम है और आज आपको कोई चीज याद करना है ना। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो उसका रिजल्ट तो तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन इंस्टेंट मेमोरी के अंदर
मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा और उसके माध्यम से आज हम कुछ चीजें याद भी करेंगे और मुझे उम्मीद है पूरा भरोसा है कि आपको वो चीज काफी पसंद आएगी और बच्चों के लिए तो वो मतलब कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र के समान है। ठीक है, तो उससे हम बहुत सारी चीजें भी याद करेंगे, है ना। इंस्टेंट का मतलब आप नाम से समझ सकते हैं कि आज ही कोई चीज हम याद करना चाहते हैं, हमने उसको तुरंत ही याद कर लिया। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि लेफ्ट राइट ब्रेन को बैलेंस कैसे करना है, उसकी कुछ एक्सरसाइज है जो कि बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज ना तो आपको किसी स्कूल में बताई जाती है ना कोचिंग में बताई जाती है, लेकिन हम लोग का निरंतर प्रयास है कि हम स्कूल और कोचिंग में ये मैसेज हम लोग पहुंचा पाए कि ब्रेन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर ये एक्सरसाइज स्कूल के अंदर भी स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं और इतनी कैपेसिटी है, मतलब एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी कितनी है कि आप 160 जीबी डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसका मल्टीप्लाई करके देखें तो कितने इंदौर जैसे कितने सारे शहर और उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरी है, जितनी भी किताब है, सारी हम अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा ब्रेन बैलेंस नहीं है ना। अब जब हमारा ब्रेन बैलेंस नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि हम जैसे उसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मूवी हमें याद हो रही है, किताब हमें याद नहीं हो पा रही, तो इट मींस ब्रेन बैलेंस नहीं है। जिस दिन आपका ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, आपको किताबें भी उस तरीके से याद होंगी जिस तरीके से मूवियां हमें याद होती हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेडिटेशन के बारे में अभी आपको बताने ही वाला हूँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक बार किसी भी चीज को एक बार पढ़ के हमेशा के लिए कैसे याद कर सकते हैं, मेमोरी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, मेमोरी को ब्लॉक किस तरीके से किया जाता है, रेफरल डेटा क्या होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेस फ्री स्टडी क्या है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया के अंदर हम स्ट्रेस फ्री जो एजुकेशन है उसको हम प्रमोट कर पाए। क्योंकि आज के बच्चे पढ़ाई को लेकर जितना ज्यादा परेशान है, जितना ज्यादा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में है, वो आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के जो जनरेशन है उनके अंदर एनर्जी बहुत है और नो डाउट आजकल बहुत नई नई टेक्नोलॉजी भी है, मतलब वो अगर उनको सही डायरेक्शन दिया जाए तो लाइफ के अंदर वो इतना आगे बढ़ सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करने की जरूरत है, सही डायरेक्शन उनको बताने की जरूरत है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एक बढ़िया रिजल्ट शॉर्ट टाइम में कैसे लेके आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेमोरी के कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और मेमोरी का मैकेनिज्म क्या है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हैं, किताब के अंदर जो हम पढ़ाई करते हैं, किताब के अंदर या फिर आपको डिजिट देखने को मिलेगा या फिर आपको वर्ड देखने को मिलेगा, है ना। किताब के अंदर क्या होता है समझ पाए आप, या फिर डिजिट मिलेगा आपको या फिर वर्ड मिलेगा। लेकिन पता है हमारे ब्रेन की जो मेमोरी है वो उससे मैच ही नहीं होती। मतलब हमारे ब्रेन को ना तो डिजिट याद होता है ना तो वर्ड याद होता है। ये भी एक रीजन है कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो हमें याद क्या होता है और कैसे याद होगा, डिजिटल वर्ड कैसे याद होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, थ्योरी चैप्टर और किस तरीके से याद कर सकते हो, और आप अपनी एक फोटोग्राफिक मेमोरी किस तरीके से डेवलप कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि आपने एक बार पढ़ा और वो आपको उसका पिक्चर आपके ब्रेन में बन गया और फिर आप उसे नहीं भूलेंगे। फास्टर रीडिंग एक्सरसाइज क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके बारे में अगर आगे हम बात करें तो आप एक जगह बैठ के लंबे टाइम तक किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और टॉप रैंक में कैसे आ सकते हैं। मेमोरी के लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जुडिशियल मेथड, चैन मेथड, निमोनिक्स भी एक पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिजिट और वर्ड नेम फेस को किस तरीके से याद कर सकते हैं, बर्थडे, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज, हिस्टोरिकल वॉर्स किस तरीके से याद कर सकते हो, व्हाट इज SQRQ। और कॉम्पिटिटिव टाइम में जो सिलेबस होता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाइक सिविल सर्विस की तैयारी या किसी की, उसको आप वो कम समय में कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और SQRQ के बारे में बात करेंगे। आपको पता है SQRQ एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा मेथड, अगर आपको सिर्फ SQRQ के बारे में भी अगर आपको पता है तो भी आपकी भूलने की प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। भूलने की प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और लेकिन आपको पता होना चाहिए SQRQ क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, प्लेटफॉर्म मेथड, रोड मेथड, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट को किस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सारे हर किसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब चूंकि डेमो क्लास है तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। मैं आता हूँ कि अभी हम लोग, मैं आपको एक मेडिटेशन अभी बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इंस्टेंट मेमोरी के ऊपर।
ठीक है, कि इंस्टेंट मेमोरी क्या होती है और उसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे कि आपको ये पता चल सके कि यस ये मतलब इसका वाकई में कोई ना कोई रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो अभी मैं इसके अलावा और भी हमारे कोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, या फिर चलिए मैं अब यहाँ पे स्लाइड पे हूँ तो आपको बता ही देता हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एक DMIT टेस्ट करते हैं जिससे बच्चों की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, उनका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, उनका मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से बेटर रहेंगे, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। एक सक्सेस पेरेंटिंग क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग टिप्स देते हैं। आपका पर्सनैलिटी और बिहेवियर क्या है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। उसके अलावा मिड ब्रेन एक्टिवेशन, क्वांटम स्पिरिटिंग, एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शन, ब्रेन प्रोग्रामिंग जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं ना, और भी बहुत सारे हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं। तो अभी लेकिन हम बात करते हैं इसकी। तो अभी मैं स्क्रीन को बंद करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये सारे चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो क्या होता है कि आपको ना चीजें हम न्यूट्रिशन की पूरे 2 दिन तक आपको जानकारी देंगे, उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, है ना। कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए ना, तेल के बारे में मैंने आपको बताया, बर्तन के बारे में बताया। एक और चीज मैं आपको बताऊं, घर में जब आप सैलेड खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो सबसे पहले जैसे अगर प्याज की अगर मैं बात करूं, ऑनियन को उसको काट के डायरेक्टली ना खाएं, उसको पहले आप पानी में रखें, है ना, 10 या 15 मिनट पानी में रखें, उसके बाद उसको खाएं। और जो ककड़ी होती है, हरी जो ककड़ी होती है जिसे हम सलाद में खाते हैं, सैलेड में, उसको आप काटने के बाद 10 या 15 मिनट पानी में रखें और फिर उसको खाएं, उसका पानी भी पी जाए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि फ्रिज का पानी ना पियो, और लेकिन हाँ, अगर आप चाहते कि मेमोरी आपकी बहुत अच्छी हो जाए तो आप जितना हो सके उसको अवॉइड करने की आप कोशिश करें, जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें फ्रिज के पानी को, है ना। तो ये खाने के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या रहता है, देखिए सबसे पहले ब्रेन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे राइट ब्रेन में तो बहुत ज्यादा मेमोरी है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन में बहुत कम मेमोरी है, जिसके कारण हमें परेशानी होती है पढ़ाई के अंदर। अब दोनों ब्रेन को सिंक्रोनाइज अगर कर लेंगे तो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हमारी ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि जो हमारे अदर कोर्सेज होते हैं जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन, उसके अंदर कुछ हम एक्सरसाइज कराते हैं, और कुछ एक्सरसाइज में हम इसमें भी कराएंगे आपको, जिससे कि आपके ब्रेन बैलेंस होगा, आपका फोकस कंसंट्रेशन आपका बनेगा। ठीक है, चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही कॉमन है। अभी अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, देखिए आपको ये तो पता होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड जो है ये आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है, और आपका राइट हैंड जो है आपके लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है ना। ये ना इस तरीके से क्रॉस में होता है। ठीक है, मेरी जिस जिस जगह उंगली जा रही है यहाँ पे हमारे ब्रेन के लोब्स होते हैं, और उन ब्रेन के लोब्स के अंदर आपके न्यूरॉन्स जो है ट्रेवल करते हैं। पता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, चलिए मुझे याद आ गई कि एग्जाम अभी जैसे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम के टाइम पे आप मैदे वाली चीज ना खाएं। पता है क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो हम सेंसर्स के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है, आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक इन्फॉर्मेशन जो है ट्रेवल होती है। जब आप वो मैदे वाली चीज खाते तो मैदे को आप देखोगे तो वो ना ऐसा थोड़ा सा रबड़ जैसा होता है, प्लास्टिक जैसा होता है। इट मींस कि जब हम वो खाते हैं तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स तक भेज नहीं पाता। यही कारण होता है कि जब हम याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम के अंदर जाते हैं तो हमें सही टाइम पे सही चीज याद नहीं आती। लेकिन बहुत जरूरी क्या है कि सही टाइम पे सही चीज याद हमें आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर सही टाइम पे सही चीज याद अगर हमको आ जाएगी तो हमारे रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाएंगे, हमारा एकेडमिकल परफॉर्म जबरदस्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रेन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, उसके लिए अगर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक हाथ से वेट उठाना है, तो एक हाथ से आप कितना वेट उठा पाओगे, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, जितना भी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि दोनों हाथ से वेट उठाना है ना, अगर आप दोनों हाथ से अगर वेट उठाओगे तो आप बहुत ज्यादा वेट उठा पाओगे और अपनी बॉडी का फुल स्ट्रेंथ का यूज कर पाओगे। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अभी तक आप जीवन में जितनी भी आप चीजें कर रहे हो, आप ब्रेन के सिर्फ एक पार्ट का यूज कर रहे हो, मतलब अपने ब्रेन का पूरा आप यूज कर ही नहीं रहे हो। और ब्रेन का पूरा यूज तब कर पाओगे जब ब्रेन आपका बैलेंस होगा, है ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स ट्रेंड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज उससे हम ये देखेंगे। अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर ली, इट मींस कि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस है और अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाई,
इट मीन्स कि हमें जरूरत है ब्रेन को बैलेंस करने की, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को आगे लेंगे, लेफ्ट हैंड को आगे सारे लोग ले लीजिए। अब देखिए बहुत सारे लोग वीडियो तो ऑन नहीं है तो मैं तो उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार अगर ऑन कर लें तो मैं आपको देख पाऊं, ठीक है। या फिर देखिए चलिए आप लोग, मैं बिलीव करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप पे भरोसा किया जा सकता है, तो आप खुद ही कर लेना। लेफ्ट हैंड को क्या करना है, लेफ्ट हैंड को अंदर से बाहर इस तरीके से मूव करना है। लेफ्ट हैंड को अंदर से बाहर इस तरीके से मूव करेंगे, है ना। सारे लोग आसानी से कर पा रहे हूँ, अंदर से बाहर इस तरीके से। मैं फिर से धीरे धीरे करके बताता हूँ, अंदर से बाहर इस तरीके से मूव करना है। गुड, है ना। बाकी लोगों को तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कर रहे होंगे, क्योंकि करेंगे तो पता चलेगा, है ना। करेंगे तो पता चलेगा, इसलिए करना जरूरी है। ठीक है, डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड को लेंगे। हमने पहले हाथ को हमने अंदर से बाहर इस तरीके से मूव किया था। अब सेकंड हैंड को हम क्या करेंगे, राइट हैंड जो है इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसके अपोजिट, हम बाहर से अंदर इस तरीके से मूव करेंगे। बाहर से अंदर इस तरीके से मूव हम लोग करेंगे, ठीक है। ये भी आसानी से कर पा रहे होंगे। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जब अपने ब्रेन को, थैंक यू, नीचे कर लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या कि हमने अपने ब्रेन को जब एक एक करके काम दिया तो हमारा ब्रेन काम करने लगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ को आमने सामने हम लोग करेंगे और एक हाथ को अंदर से बाहर, दूसरे को बाहर से अंदर, एंटी मतलब एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें ध्यान आपको ये देना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ये तो बहुत इजी है, मैं भी कर लूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मैडम एक ही तरीके से कर रहे हैं, ये तो बहुत इजी है। ध्यान आपको क्या देना है, एक हाथ आपका अंदर से बाहर जाएगा, दूसरा आपका बाहर से अंदर आएगा, दोनों आपके अपोजिट रहेंगे। शमी खान, आप अभी ऐड हुए हैं, प्लीज आपका जो है उसको म्यूट ऑफ कर लीजिए। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से। ओके, सो देखिए अभी कुछ ना कुछ परेशानी आपके साथ में आ रही होगी, है ना। एक बार मैंने आपको देख नहीं पाई क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूं, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि आप ठीक से कर रहे हो या फिर नहीं। एक हाथ अंदर से बाहर और दूसरा बाहर से अंदर, ये जो है ना जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट। इसमें ये ऐसे ऐसे नहीं करना आपको, और या फिर ऐसे ऐसे नहीं करना, ये अंदर से बाहर जाएगा, ये बाहर से अंदर आएगा, है ना। अगर ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या कि हमारा हमारा ब्रेन ट्रेंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं। जब ये एक्सरसाइज आप करोगे, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जब ये एक्सरसाइज आप करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज आप तभी कर पाओगे जब अच्छे से फोकस करोगे और अच्छे से ध्यान लगाओगे, है ना, उसके बिना नहीं कर पाओगे। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। देखिए जब हम स्कूल में थे, है ना, तो हमें ना पनिशमेंट दिया जाए, पनिशमेंट हम लोग को दिया करते थे। पनिशमेंट के अंदर क्या करते थे, सिंपल से हम लोग कान को इस तरीके से पकड़ते थे और सिटअप्स हम इस तरीके से लगाया करते थे, अप एंड डाउन, है ना। लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, मेमोरी को ट्रेंड करने के लिए, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हम कान को पकड़ेंगे। कान का ना ये वाला पार्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। ये वाला कान पकड़, ये वाला हिस्सा इस तरीके से हम लोग पकड़ेंगे क्रॉस में, और क्रॉस में ही पकड़ना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो ये आपका जो राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है, ये क्रॉस में होता है, इसलिए हम क्रॉस में पकड़ेंगे। इसके साथ में आप अपनी टंग को आगे करेंगे और टंग को आगे करके ऊपर आप फोल्ड करके टच करेंगे, ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर टच करेंगे। मैं एक बार करके बताता हूं, ऊपर ऊपर टच करेंगे और माउथ को हम लोग क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। फिर आप सिटअप्स इस तरीके से लगाएंगे, अप एंड डाउन इस तरीके से सिटअप्स आप लगाएंगे, अप एंड डाउन, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, इस तरीके से सिटअप्स आप लगाएंगे, ठीक है। और जब भी आप नीचे जाएंगे तो सांस को मतलब आपको इनहेल करना है और फिर इसको एक्सहेल करना है। मतलब जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, मैं आपको बताता हूं, देखिए इस तरीके से आप पकड़ेंगे और टंग को इस तरीके से रखेंगे मुंह के अंदर, और फिर आप जब अंदर जाएंगे, सॉरी, आप जब आप डाउन जाएंगे, इस तरीके से सिटअप्स आपको लगाना है। जब आप नीचे डाउन जाएंगे तो आप सांस को अंदर खींचेंगे, जब ऊपर आएंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आपको चैलेंज करता हूं कि आप इसको ना 10 से 15 दिन आप करके देखिए।
है ना, ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। आप खुद देखेंगे आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है, आप खुद इस चीज को फील करेंगे, है ना। तो इस ये देखिए, अभी डेमो क्लास में बहुत ज्यादा चीज तो आपको नहीं बता सकता, जब आप रेगुलर क्लास में आओगे तो इसका पूरा सेशन होता है ना। जैसे न्यूट्रिशन का 2 दिन का सेशन होता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से एक्सरसाइज का भी एक दिन सेशन होगा, इसमें हम आपको इतनी सारी एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आपने 10 या 15 मिनट भी एक्सरसाइज को कर लिया तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी हो गई, भूलने की प्रॉब्लम्स खत्म, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन की, ठीक है। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप जानकारी रखते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि अगर वो किसी किताब को अगर एक बार उसको रीड कर लिया करते थे, उनको सब कुछ याद हो जाया करता था, सब कुछ। अब आप सोचे कि हाउ कैन इट पॉसिबल, आज के टाइम पे हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। क्या उस टाइम पे वो ऐसा क्या करते थे जिसके कारण उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी? तो देखिए, सबसे पहले उस टाइम का आप देखें कि वो खाते क्या थे, उनका न्यूट्रिशन, और दूसरा वो मेडिटेट करते थे, मेडिटेशंस किया करते थे। लेकिन आज हम लोग तो मेडिटेशंस करते ही नहीं है, है ना। अब मेडिटेशंस भी बहुत आ गए, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, ठीक है। और हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मेडिटेशन कौन सा करना है, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक मेमोरी का मेडिटेशन, और अगर आप सारे लोग अगर वीडियो ऑन करें तो वो मेडिटेशन में सारे लोगों को कराना चाहूंगा, ठीक है। वो स्पेशली मेमोरी का मेडिटेशन है, और वो 2 मिनट या 5 मिनट अगर आप करते हैं तो आपको हफ्ते भर में, या फिर अगर 4 दिन या 5 दिन, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो ये भी कहा है कि 2 दिन में उनको फर्क दिखने लगा है। आपको अपनी मेमोरी के अंदर खुद भी फर्क दिखने लगेगा, ठीक है। और ये मेडिटेशन मैं आपको बताता हूँ, 3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ कि अभी मैं सिर्फ एक डेमो के तौर पे आपको मेडिटेशन बता रहा हूँ, इसका एक अलग से सेशन होता है हमारा, ठीक है। देखिए, इस मेडिटेशन में क्या करना है, 3 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप दूसरे अगर कोई मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब आप आंखें अपनी क्लोज करते हैं तो आपको डायरेक्टली अपनी आंखों को कभी नहीं खोलना। अगर आप डायरेक्टली अगर अपनी आंखों को खोलते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला था वो नहीं मिलता आपको, और आपकी मेहनत भी बेकार चली जाती है ना। तो जब भी आपको आंखें खोलेंगे, मतलब ये मेडिटेशन करो या आप दूसरा कोई मेडिटेशन करो, आप हाथों को इस तरीके से अच्छे से रगड़िए, आंखों के ऊपर रखिए, आंखों को अंदर खोलिए, और फिर धीरे 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 इस तरीके से, और कम से कम 5 से 10 सेकंड आप थोड़ा सा शांत रहेंगे, है ना। क्योंकि खाना खाने का जिस तरीके से उसको डाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है ना, उस तरीके से आपने तुरंत अभी मेडिटेशन किया है तो उसको बॉडी को थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगता है, इसलिए 5 या 10 सेकंड का थोड़ा सा आपको रेस्ट देना होता है। पहली चीज ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया कि आंखों को इस तरीके से डायरेक्टली ओपन नहीं करना, हाथों पे रख के इस तरीके से करना है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि हमें बताया जाता है कि मेडिटेशन जब आप करोगे तो आपको अपनी बैक बोन को क्या सीधा रखना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। लेकिन पता है, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इस मेडिटेशन के अंदर आप आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं भी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, आप आराम से चेयर पे बैठ सकते हैं, आप दीवार पे आराम से बैठ सकते हैं, है ना। टिक के कोई कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा ही रखना है, कमर को सीधा रखना है। पता है क्यों? इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी कमर को सीधा रखोगे बिल्कुल और इस तरीके से मेडिटेशन करोगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपकी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, कंधे झुक जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या फिर हमारा ध्यान मेडिटेशन पर लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप रिलैक्स हो जाइए, आराम से आप बैठ जाइए। मैं भी आराम से बैठा हूँ इस तरीके से, और आराम से बैठ के हमको मेडिटेशन करना है ना, तो आप आराम से अपनी जगह कहीं पे भी देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक मुद्रा होती है जिसको हम बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा तो नहीं बोलते, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी ध्यान मुद्रा है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने भी ऐसा बताया कि जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं या कभी कोई चीज भूल जाते हैं तो वो सिर्फ इस मुद्रा को बनाते हैं, वो चीज उनको वापस से याद आ जाती है, रिटर्न उनको याद आ जाती है। एग्जाम के टाइम पे आंसर याद नहीं आया, ये आप मुद्रा बना लीजिए, आपको आंसर याद आने लगेंगे। ऐसा हमें फीडबैक्स मिले हुए हैं, ठीक है। ये मुद्रा क्या है? आप लेफ्ट हैंड लेंगे और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से थंब को टच करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड इसके ऊपर राइट हैंड और थंब को इस तरीके से टच करेंगे, ठीक है। अब इसको आप नीचे भी रख सकते हैं, टेबल पे भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। 3 चीजों को ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया, आंख कभी आप डायरेक्टली नहीं खोलेंगे, इस तरीके से हाथों को रगड़ के खोलना है, इस मुद्रा का ध्यान रखेंगे, और कमर को ऐसा नहीं कि बहुत सीधा रखना है, आराम से टिक जाइए, ठीक है।
और मेडिटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं भी बहुत ज्यादा डीप में तो आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि मेडिटेशन क्या है, ठीक है। और इसमें आपको और इसमें खुद आप फील करोगे कि अभी तक जितने भी आपने मेडिटेशन किए उससे ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार अगर आपने आंखों को बंद कर लिया तो फिर हम आंखें जब भी खोलेंगे तो सेम वही प्रोसेस रहेगी, हाथों को इस तरीके से रगड़ के हमें करना है। और आप घर में ऐसी जगह बैठ जाइए यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना। क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी जगह घर में बैठ जाइए, अगर डोर अगर ओपन है तो उसे बंद कर लीजिए, जिससे कोई डिस्टर्ब ना करे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वैसे वैसा आपको करना है, ठीक है। और अगर ठीक से अच्छे से मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कृपया आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार अपनी वीडियो को ऑन कर लें, जिससे मुझे ये तो पता चले कि आप ठीक से कर भी रहे हो या फिर नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको रिजल्ट जब नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझसे बोलोगे पता नहीं क्या बता दिया है। तो मेडिटेशन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत मजा आने वाला है ना। आप आराम से बैठ जाइए इस तरीके से, और जो मैंने मुद्रा का बोला था, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड और इस तरीके से थंब को टच करना है, और नी आराम से रख लीजिए जैसा भी रखना चाहें। और हम लोग आगे आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। आराम से रिलैक्स होके हम लोग बैठ जाएंगे, आंखें हम लोग बंद कर लेंगे। और आप आंखें आपने एक बार बंद कर लिया, फिर उसे ओपन हम लोग नहीं करेंगे, जब हमारा मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग करेंगे। आंखें आपकी बंद है, और जैसा जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको उसका ध्यान रखना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर देखना है, कुछ भी सोचना नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको ये सोचना है वो सोचना है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ अपने अंदर देखना है। और जब आप अपने अंदर देखेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपके अंदर अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है, आपके अंदर रोशनी है ना। आ, हो सकता है आपको कुछ लाल कलर की रोशनी दिखे, आपको येलो कलर की रोशनी दिखे, या डिफरेंट डिफरेंट कलर की रोशनी दिख सकती है। ये जो रोशनी जो आपको अपने अंदर दिख रही है, इसे हम बोल सकते हैं ये आपकी एनर्जी है। और और यही आपकी मेमोरी है। हम मेमोरी को पता है बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, कुछ कभी बहुत सारे लोग सिरप पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मेमोरी हमारे अंदर है, हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी है। अभी आप क्या करेंगे, अंदर ही अंदर आप ना अपनी थर्ड आई की तरफ देखेंगे। थर्ड आई अगर मैं बात करूं, जो शंकर भगवान की जो तीसरी जो आंख थी अपनी आईब्रो के बीच में और आपके नोज के ऊपर, जो थर्ड आई है ना, उसको अंदर से देखने की कोशिश करेंगे। आंखें नहीं को ओपन करेंगे, अंदर से देखने की कोशिश करेंगे। अंदर से आप थर्ड आई को देखिए अपनी, जो आपकी थर्ड आई है, अंदर आराम से, और ध्यान से उसे देखेंगे। ये जो स्थिति में जो आप बैठे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्थूर स्थिति। इसको हम लोग स्थूर स्थिति बोलते हैं। ये जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य स्थिति। अब थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे। आप थर्ड आई की तरफ अंदर से देख रहे हैं, और थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करिए, और अपनी बॉडी को भुला देने की कोशिश आपको करना है ना। आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल भुला देना है। हाथ पैरों को बिल्कुल टाइट नहीं करना है, ढीला कर लीजिए बिल्कुल, है ना। और जितना ज्यादा आप बॉडी को भुला पाए उतना अच्छा है हमारे लिए। धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो एक लेवल पे आप पहुंचेंगे, इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म लेवल। सूक्ष्म लेवल, सूक्ष्म हम इसको बोलते हैं, इसको विष्णु भगवान का लेवल भी बोलते हैं, सूक्ष्म। यहाँ पे अभी बॉडी भुलाने देने की बिल्कुल कोशिश करना है आपको। ये मान के चलिए कि बॉडी आपको याद ही ना आए, आप अपने अंदर देख रहे हैं। और इस लेवल पे आते आते क्या होता है कि आपके जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। अभी तो विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो विचार आना आपके बंद हो जाएंगे। ये जो सूक्ष्म लेवल है, इसको थोड़ा सा एंजॉय करना है, फील करना है, आपके अंदर देखना है। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बॉडी को भुला देने की कोशिश करेंगे। बस आपको अपने अंदर ही देखना है, अपनी मिडिल आई की तरफ, जो आपको थर्ड आई जो है आपकी, और आप जिस लेवल पे हैं उसे बोलते हैं सूक्ष्म।
थोड़ा सा और डीप में आप जाएंगे, उसके भी आप डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, थोड़ा सा डीप में, तो आप एक लेवल पे पहुंचेंगे जिसे हम बोलते हैं शून्य लेवल। शून्य। इस लेवल की खासियत क्या है कि जब आपको ये लेवल धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो यहाँ पे आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि मान के चलिए कि एक रूम में अगर 100 लोग भी बैठे हैं और सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब टीवी चल रहा है, वो गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब भी आप जो करना चाहते हो, आपका ध्यान सिर्फ वहीं पे रहेगा। आपको किसी भी दूसरे की आवाज सुनाई बिल्कुल भी नहीं देगी। इसको बोलते हैं शून्य लेवल। मतलब यहाँ पे आपके जितने भी सेंसर्स है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कोई स्मेल आपको नहीं आएगा, सारे सेंसर्स आपके शून्य हो जाएंगे और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ फोकस और कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। शून्य लेवल, इसको बोलते हैं शून्य लेवल। हजारों की भीड़ में भी सिर्फ आप जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, सिर्फ वही करेंगे आप, और वही आपको सुनाई या दिखाई देगा आपको। इसको बहुत ज्यादा डीप में जाके हम लोग कराते हैं, क्योंकि अभी डेमो है तो उतना ज्यादा डीप में तो नहीं करा पाएंगे, नहीं तो पूरा समय इसी में चला जाएगा। आपको कोशिश करना है कि आपके पास में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं सारे शून्य हो रहे हैं, कुछ भी आपको स्मेल नहीं आ रहा, कुछ भी आपके मन में विचार नहीं आ रहे हैं, और आपकी बॉडी भी धीरे धीरे ढीली हो रही है, बॉडी को भी धीरे धीरे आप भुला रहे हो। अभी यहाँ से थोड़ा सा और डीप में हम लोग जाएंगे, और डीप में जाएंगे, और डीप में जाएंगे, तो आप एक लेवल पे पहुंचेंगे जिसको हम बोलते हैं शिवा लेवल। शिवा लेवल के बारे में कहा जाता है कि शून्य से परे है। जैसे सबसे पहले हमने जो सूक्ष्म की बात की थी वो विष्णु भगवान का लेवल है, और शून्य की अगर मैं बात करूं तो ये शून्य ब्रह्मा जी का लेवल है, और लास्ट में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शिवा, ये शिव भगवान का लेवल है। आप देखेंगे कि शिव भगवान अधिकतर ध्यान लगाए रहते थे, और जिस मुद्रा में आप बैठे हैं आप देखेंगे कि कई बार शिव भगवान वो मुद्रा भी बना के रखते थे। तो इसको शिव मुद्रा भी कह सकते हो। ये आप शिवा लेवल पे हैं, और शिवा लेवल पे आपको इतना डीप में चले जाना है, इतना खो जाना है आपको। आपको ये फील करना है कि आपकी जो बॉडी से आत्मा जो है, आपकी बॉडी की जो स्पिरिट है, आत्मा, वो आपकी बॉडी से निकल निकल गई है, और निकल के वो आपकी बॉडी को देख रही है। आप बैठे हैं और आपकी आत्मा निकल के आप ही को देख रही है कि आपकी बॉडी वहां पे बैठी हुई है। इतना खो जाना है, और सिर्फ आप मिडिल लाइफ की तरफ देखेंगे, और आपकी जो सांसें चल रही हैं बस उसको फील करेंगे, और कुछ भी नहीं। शिवा लेवल। अब थोड़ा सा हम रिटर्न आएंगे वापस, ठीक है। जिस जिस तरीके से आप रिटर्न तो हम लोग जल्दी आ जाते हैं, पैकअप जिस तरीके से करते हैं कि शिवा लेवल है, शिवा से आप शून्य पे आइए, फिर सूक्ष्म पे आइए, धीरे धीरे आप रिटर्न आइए, और फिर आप उसमें आपको जो तरीका बताया उसी तरीके से आंखों को ओपन करना है। हाथों को इस तरीके से रगड़ के आंखों पे रख के उस तरीके से ओपन करना है। 5 से 10 सेकंड आपको शांत बैठना है, रिटर्न आके इस तरीके से करना है आपको। ओपन कर सकते हैं, अपनी आप आइज को ओपन कर सकते हैं, आंखों को, ये जो तरीका मैंने आपको बताया। 5 या 10 सेकंड थोड़ा सा रिलैक्स होंगे आप। तो ये एक मेडिटेशन था, और इसमें देखिए लेवल्स तो क्या, लेवल्स तो कुछ होते नहीं है। आप जितना भी अपने अंदर देखें, क्योंकि मेमोरी बाहर नहीं है ना, सारी जो चीजें वो हमारी बॉडी के अंदर ही है, बस अपने आप को ध्यान से देखने की जरूरत होती है, ध्यान से समझने की हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बात की, वो हम डिटेल में बात करेंगे 2 दिन। और शॉर्ट टर्म में एक एक्सरसाइज की मैंने बात की जो हमने अभी करके देखी, कुछ लोगों ने कर पाई होगी या फिर नहीं कर पाया होगा। 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इसे भी करेंगे तो ही फर्क मिलेगा। और जब हम रेगुलर इस कोर्स में आएंगे तो इस तरीके की 25 से 30 एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। शॉर्ट टर्म में एक एक्सरसाइज, और ये सेकंड आपका मेडिटेशन, ठीक है।
ये मेडिटेशन में मैंने आपको बताया, इसको डीप में हम और समझेंगे जब हम इस क्लास को अटेंड करेंगे, है ना। ये मेडिटेशन बहुत लंबा नहीं है, मुश्किल से 5, अगर आपने 2 मिनट भी ठीक से कर लिया या 5 मिनट भी आपने अच्छे से कर लिया तो इसके रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे, है ना। अभी आपने बहुत सारी चीजें फील की होंगी, लेकिन चूंकि डेमो क्लास है तो बहुत ज्यादा समय इसी में लग जाएगा, तो मैं आगे चीज पे बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इंस्टेंट मेमोरी, ठीक है। 2 चीजें हमने देख ली, अब बात करते हैं हम इंस्टेंट मेमोरी। अब इंस्टेंट मेमोरी के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर 3 चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 बेसिक प्रिंसिपल है, इनका ध्यान रखना है। वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है हमारा लॉ ऑफ इमेजिनेशन, और थर्ड है हमारा लॉ ऑफ रेडिकुलस, ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ रेडिकुलस, ठीक है। ये तीनों को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ लॉ ऑफ एसोसिएशन की। अब देखिए एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन की अगर बात करो, जैसे मान के चलो कि अभी हम इंदौर के अंदर हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप इस चीज को खुद फील करिएगा। अभी हम घर पे बैठे हैं और हमें खजराना जाना है, खजराना मंदिर हमको जाना है, तो खजराना अगर मंदिर हमको जाना है, अगर कोई इंदौर से तो खजराना मान के चले, अगर कोई इंदौर से बाहर है तो आपकी सिटी में जो भी मंदिर है वो मान के चले, है ना। हमें मंदिर जाना है तो आप मंदिर कैसे जाते हो, ठीक है। अभी आपसे मैं बोलूं मंदिर जाने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप घर से निकलेंगे, रोड पे आएंगे, रोड से फिर टर्न लेंगे, है ना, चौराहे रास्ते होंगे, वहां से गुजरेंगे आप और आप खजराना मंदिर पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक पल के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि आप घर पे हैं और आपने घर से बाहर, आप मंदिर जाने के लिए जैसे ही निकले, घर के बाहर ना सारे रास्ते आपके गायब हो गए, घर के बाहर जितने भी रास्ते ना सारे रास्ते आपके गायब हो गए। अब मुझे बताओ मंदिर कैसे जाओगे, आप सोचो सोचो मंदिर जाओगे कैसे, रास्ते गायब हो गए, चौराहे सारे गायब हो गए, कैसे जाओगे मंदिर, है ना। मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि यार मैं मंदिर पहुंचू तो पहुंचू कैसे, मतलब फिर आप अंदाजा लगाओगे कि मैं थोड़ा सा राइट जाता हूँ, थोड़ा सा मैं लेफ्ट जाता हूँ और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे जाता हूँ, मंदिर पहुंच जाऊंगा। मतलब आप खुद में मतलब डाउटफुल रहोगे मैं मंदिर पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। तो जो आपके रास्ते जो हैं, जो आपके लैंडमार्क है, जो चौराहे जो आपके हैं, वो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। एक और एग्जांपल से बताना चाहूंगा, जैसे मान के चलो आपके हाथ में गाड़ी की चाबी है, आपके हाथ में गाड़ी की चाबी, आप घर के अंदर जाते हो, घर के अंदर आपने क्या किया, आपने एक वो फ्रिज के ऊपर वो चाबी को रख दिया, आपने घर के बाकी के जो काम करने थे आपने घर के काम किए, और फिर आप घर से बाहर जब जा रहे हो तो आपको वापस से चाबी की जरूरत है। तो आप मुझे बताओ जब वापस से आपको उस चाबी की जरूरत है तो क्या एकदम से आपको चाबी याद आ जाती है, या फिर आपको पहले फ्रिज याद आता है, पहले आपको फ्रिज याद आता है, आपने चाबी जिस जगह पर रखी हुई है आपको फ्रिज याद आएगा, फ्लावर पॉट याद आएगा, आप सोचेंगे हाँ फ्रिज फ्लावर पॉट, अच्छा वहां पे चाबी को रखा हुआ है, तब जाके चाबी को आप उठाएंगे। तो ये क्या, ये एक एसोसिएशन है। और मूवी के अंदर क्या होता है कि मूवी के अंदर कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमें वो चीज याद होती है। क्या हम पढ़ाई के अंदर एसोसिएशन का यूज करते हैं, शायद नहीं करते। अगर हम रेगुलर पढ़ाई के अंदर अगर एसोसिएशन का यूज करें तो पढ़ाई के अंदर भी हमें उतना ही मजा आएगा जितना कि हमें खेलने में आता है, जितना कि हमें टीवी देखने में आता है, मूवी देखने में आता है। और पढ़ाई भी हमें उसी तरीके से याद होगी जिस तरीके से हमें मूवियां याद होती हैं या फिर हमें अपने रास्ते याद होते हैं, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन का यूज हमें करना है, ठीक है। सेकंड मैं आपको बात करता हूँ लॉ ऑफ इमेजिनेशन की। लॉ ऑफ इमेजिनेशन बहुत पावरफुल चीज है। इसका मैं एग्जांपल आपको कैसे देना चाहूंगा, अगर आज से मैं 500 साल पहले की बात करूं तो 500 साल पहले इंसान और जानवर दोनों जंगल में रहते थे, इंसान और जानवर जो दोनों जंगल में रहा करते थे, लेकिन इंसान ने अपनी इमेजिनेशन का यूज करके नए नए आविष्कार कर दिए, है ना। अपनी नए नए उसने अपने मोबाइल बना दिए, कार बना दिए, है ना, बहुत सारी चीजें बना दी, मतलब हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया, ये सिर्फ इमेजिनेशन के आधार पे। आज हमें यहाँ से मान के चलो कि दूसरे किसी स्टेट में जाना है, हम आराम से जा सकते हैं, साइंस है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास एरोप्लेन है, हम तुरंत जा सकते हैं। लेकिन जानवर ने अपनी इमेजिनेशन का यूज नहीं किया, इस कारण से क्या हुआ कि जानवर उतना तरक्की नहीं कर पाए, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि नॉलेज से ज्यादा पावरफुल आपका इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन को अगर पढ़ाई के अंदर यूज करेंगे तो पढ़ाई भी आपकी बहुत इनोवेटिव बनेगी, बहुत क्रिएटिव बनेगी और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी। और ये सारी चीजों का हम यूज अभी करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बताना चाहूंगा लॉ ऑफ रिडिकुलस। लॉ ऑफ रिडिकुलस क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि इनलॉजिकल है, बेहुदा है, मजाकिया है,
उन चीजों का आप पढ़ाई के अंदर यूज करना है स्टार्ट करोगे, पढ़ाई भी आपको याद हो जाएगी। मतलब ऐसी अनलॉजिकल चीज, रिडिकुलस चीज आपको हमेशा याद होती है। कैसे? जैसे मान के चलो अभी आप घर के अंदर बैठे हो, आज इंदौर के अंदर लॉकडाउन है, आप घर के अंदर बैठे हो और आप जैसी बालकनी पे निकले, बालकनी पे आपने देखा कि आपके सामने एक 40 फीट का लंबा आदमी जा रहा है। सपोज इमेजिन करो 40 फीट का एक लंबा आदमी आपके घर के सामने जा रहा है, आपने उस आदमी को देखा, तो आप मुझे बताओ क्या उस आदमी को आप भूलोगे क्या? 40 फीट का लंबा आदमी कभी नहीं भूलोगे। आप ना घर पे बताओगे कि मैंने 40 फीट का लंबा आदमी देखा, है ना? आप घर पे बताओगे, ठीक है, आप अपने पड़ोसियों को बताओगे, दोस्तों को बताओगे, और आज से 20 साल के बाद भी, मैं बोल रहा हूँ 20 साल के बाद भी आप उस आदमी को नहीं भूलोगे। आप हो सकता है कि अपने बच्चों को या बच्चे के बच्चों के किसी को भी आप कहानी सुनाओगे कि एक टाइम पे हमने 40 फीट का लंबा आदमी देखा था। घर में सुनाते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहानी सुनाते हैं कि हम एक टाइम पे ऐसा हुआ था, एक टाइम पे वैसा हुआ था। तो जो रिडिकुलस चीजें ना वो हमको याद होती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, हम कुछ चीजें याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बहुत सारे बहुत ज्यादा रास्ते तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा कि इन चीजों को कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और आपको याद भी करना है। अगर आपको वो चीजें जो है, अगर आपको लगता है कि वाकई में यूजफुल है और इससे हम बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं या फिर इसको पढ़ाई के अंदर हम यूज कर सकते हैं, तो कृपया आप उनको अप्लाई करें, है ना? क्योंकि 40 दिन का जो कोर्स है मैं 1.5 घंटे में नहीं बता सकता हूँ। 40 दिन का कोर्स है, बहुत सारे, पहले हम आपकी मेमोरी पे काम करते हैं, आपके न्यूट्रिशन पे हम लोग काम करते हैं, आपको मेडिटेशन पे हम लोग काम करते हैं, आपकी अंदर से मेमोरी को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके ब्रेन को बैलेंस करते हैं, न्यूरॉन्स को ट्रेंड करते हैं, उसके बाद आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज भी मैं कुछ आपको इंस्टेंट ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आज भी आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजों में करना क्या है, आपको लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ रिडिकुलस और लॉ ऑफ एसोसिएशन का यूज करना है, ठीक है। तो फटाफट हम करेंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करके उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन दिखेगी। एक स्लाइड ओपन करता हूं मैं, उसको ध्यान से देखिएगा। कहाँ है? यस, ये चलिए देखिए, आपके आप अपने सब्जेक्ट्स याद कर सकते हो, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर याद कर सकते हो, पॉइंट वाले आंसर याद कर सकते हो। अब आपकी सिलेबस क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब आप हमारे कोर्स में आओगे तो आप जो याद करना चाहते हो उस किताब को अपने साथ में लेके बैठिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वो मैं किताब पेज नंबर के साथ में याद करा दूंगा। लेकिन अभी तो मैं आपको चूंकि एक डेमो दे रहा हूं, तो डेमो के लिए मैं कुछ लिस्ट एक लेता हूं। ये ना इंडिया के प्रेसिडेंट की लिस्ट है, ठीक है। और अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे जो रामनाथ कोविंद जी जो है, हमारे 17 प्रेसिडेंट है, इनको याद करना है। एक तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि प्रेसिडेंट को याद करना है, तो आपने पहले भी याद किए होंगे लेकिन अब भूल गए होंगे, ठीक है। एकदम से अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे 5th प्रेसिडेंट कौन है, हमारे 14 प्रेसिडेंट कौन है, 10 प्रेसिडेंट कौन है ना, तो आपको एकदम से याद नहीं आएंगे, आप कैलकुलेशंस लगाओगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बता भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी जो हमने जो तरीका देखा था, लॉ ऑफ इमेजिनेशन और एसोसिएशन और रिडिकुलस का यूज करके हम कुछ चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम शेप मेथड, ठीक है। इस शेप मेथड के माध्यम से हमने बच्चों को 20-20 पेज के आंसर भी याद करवाए हैं, पॉइंट वाले आंसर भी याद करवाए हैं, लॉन्ग आंसर भी हमने याद करवाए हैं। आज मैं आपको प्रेसिडेंट के नाम ही याद कराता हूँ, ठीक है। मैं आपको रिपीट करता हूँ कि मैं सिर्फ अभी आपको हिंट दे रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए ऊपर ऊपर से जितना भी समझ में आए आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना। बाद में कोर्स में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही, ठीक है। तो अभी इसको बोलते हैं शेप मेथड, ठीक है। अब इस शेप मेथड में थोड़ा सा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बिना दिमाग के आपको इसको समझने की कोशिश करना है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 सबको याद है, लेकिन हमें ये याद नहीं करना, हमें इसको शेप मेथड जो है, अब आपको 1 का शेप देखना है। 1 का शेप कैसा आपको दिख रहा है? एक स्टिक की तरह 1 का शेप आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 का शेप आपको कैसा दिख रहा है? एक डक की तरह दिख रहा है। और 3 का शेप आपको कैसा दिख रहा है? एक हर्ट की तरह दिख रहा है। और 4 का शेप आपको कैसा दिख रहा है? एक चेयर की तरह दिख रहा है, ठीक है। 4 का देख लो आप, 6 का देख लो, 6 का शेप कैसा दिखेगा? हॉकी की तरह दिख रहा है, ठीक है। आपने इस शेप को देख लिया, अब मैं इसको करता हूं बंद, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी आपने देख लिया होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके थोड़ा सा हम इमेजिनेशन का यूज करेंगे, है ना, और चीजों को रिडिकुलस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। 1 का जो शेप था, 1 का शेप कैसा था? एक स्टिक की तरह। जस्ट क्लोज योर आईज,
है ना। और प्लीज मैं जैसा बोल रहा हूँ वो आप फॉलो कर लें, फिर उसके बाद तो 7 बजे के बाद जो करना वो आप करिएगा, है ना। आंखें बंद करके हम लोग जो उसकी शेप है उसको याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। 1 का शेप कैसा था, एक स्टिक की तरह था, आपके सबके दिमाग में आराम से आ गया होगा, ठीक है। आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। 2 का शेप कैसा था, एक तरफ आप 2 को लीजिएगा और एक तरफ आप उसके शेप को लीजिएगा। 2 का शेप कैसा था, एक डक की तरह था। मतलब जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, 2 को इमेजिन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या डक दिख रहा है मुझे, ठीक है, और उसका शेप दिख रहा है। 2 का शेप क्या, आप उसकी गर्दन से देखना स्टार्ट करिए, डक की गर्दन से देखेंगे, उसकी पूंछ तक आप टेल तक देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक 2 की तरह दिखेगा, ठीक है। 3 का शेप कैसा था, एक दिल की तरह, हर्ट की तरह। मतलब जो हम बनाते हैं वो वाला हर्ट, जो कॉपियों बनाते हैं उसको आधा काट देंगे तो 3 की तरह आपको दिखेगा। 4 का शेप आपको कैसा दिखेगा, एक चेयर की तरह। आंखें बंद करके देखना है, जितने भी लोग हैं आपसे कृपया मेरा निवेदन है कि आप इस चीज को फील करें, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको ये चीज बिल्कुल ही अजीब लगेगी, है ना। 4 का शेप कैसा है, एक चेयर की तरह है 4 का शेप, ठीक है। चेयर को जरा उल्टा कर देंगे तो एक तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको 4 की तरह चेयर का शेप दिखेगा, ठीक है। 5 को भी छोड़ देते हैं। 6 की अगर बात करूं तो 6 का शेप कैसा है, एक हॉकी की तरह। आप हॉकी को देखिएगा और 6 को देखिएगा, वो नीचे से इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है ना। तो 1 2 3 4 और 6 हमने देख लिया। इनके आपको वो भी चीज याद है, इनके शेप भी आपको याद हो गए, ठीक है। अब इनके शेप कभी आप भूलोगे, कभी इनके शेप भूलोगे नहीं। अब हम याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 4th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे। किसी को याद है, अभी मैंने लिस्ट बताया था 4th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, कोई बताना चाहेगा? गूगल मत करना प्लीज, है ना, गूगल मैं बताता हूं आपको। अभी हम देखो इसको याद करेंगे, और पता है जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, आप याद करेंगे ना, मैं चैलेंज करता हूं आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, 4 का शेप कैसा था, एक चेयर की तरह। आंखें बंद करके आप देखेंगे ना, 4 का शेप कैसा था, चेयर की तरह। और हमें 4th नंबर के प्रेसिडेंट को याद करना है, कौन सा था, ठीक है। तो आप ना अपनी इमेजिनेशन का यूज कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान के चलो आप एक शादी के अंदर गए हो या फिर कहीं पे भी आप गए हो, एक चेयर है, चेयर जो चेयर है ना 4th नंबर की जो चेयर है, वैसी एक चेयर है। और उस चेयर पे ना एक लड़का बैठा हुआ है, उस चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ है। अचानक वो लड़का ना चेयर से गिर जाता है, चेयर पे लड़का बैठा हुआ है और अचानक वो लड़का चेयर से गिर जाता है। तो आप उसको देखकर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा। लड़का चेयर से गिर गया तो आप उसको देख के बोलेंगे लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा, है ना। अब उस चेयर पे किसी की बीवी बैठी हुई है, उस चेयर पे किसी की बीवी बैठी हुई है और बीवी अचानक चेयर से गिर जाए, आप देखकर क्या बोलेंगे? प्लीज मुझे बताएं, देखकर क्या बोलेंगे आप? म्यूट ऑन करके बता सकते हैं। लड़का चेयर से गिरा तो हमने बोला लड़का गिरा, और बीवी चेयर से गिरी तो हम क्या बोलेंगे? कोई बताना लेडी फेल चाहेगा? डाउन। किसी की आवाज मुझे आई, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं आपको। अगर बीवी चेयर से गिरी तो हम लोग क्या बोलेंगे? बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारे 4th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बीवी बीवी गिरी। गिरी, है ना। कभी भूलेंगे आप? कभी नहीं भूलेंगे, है। अगर कोई आपसे पूछे कि 4th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको जस्ट वो चेयर याद आ जाएगी कि 4 का शेप कैसा है, चेयर जैसा। और चेयर पे बीवी बैठी थी और बीवी अचानक से गिर गई और हमने बोला बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज से 3 साल पहले मैंने किसी अगर बच्चे को बताया होगा तो आज भी उस बच्चे को सब याद है, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब वो बीवी ना चेयर से गिर गई, ठीक है। तो चेयर से गिर गई ना तो वो अच्छा 6 नंबर का जो शेप था वो कैसा था? हॉकी की तरह। 6 नंबर का जो शेप था वो हॉकी की तरह था। तो जो बीवी ना जो चेयर से गिर गई, अब उस हॉकी से ना वो वापस से खड़ी हो रही है। तो इट मींस कि 4th नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट जो थे वो बीबी गिरी थे, और 6th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो भी बीबी गिरी थे, बीबी गिरी साहब थे, है ना। 6th नंबर के प्रेसिडेंट भी बीबी गिरी थे, क्योंकि वो चेयर, वो जो 6 नंबर का जो हॉकी है ना उसको पकड़ के वापस से खड़ी हो रही है ना। तो वो एक एसोसिएशन हो गया, ठीक है। 4th नंबर 6 नंबर के आपको याद हो गया, ठीक है। क्लास के अंदर तो हम आपको इतने कंठस्थ तरीके से याद करा देते हैं कि आप जीवन भर ना भूलो, ठीक है। चलिए अब 2nd नंबर के, अच्छा 2 का शेप कैसा था? 2 का शेप डक। डक की तरह। और सेकंड हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? सेकंड तो सबको याद ही होगा, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे सेकंड प्रेसिडेंट जो थे। अब देखो इनको याद करने का तरीका, बच्चों को हम कैसे याद कराते हैं किसी को भी, ठीक है। अभी जब मैं आपसे बोल रहा हूं राधा कृष्ण,
सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो जब मैं राधा कृष्ण आपको बोला तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कौन सा पिक्चर आ रहा है? भगवान राधा कृष्ण का पिक्चर आ रहा है आपके ब्रेन में जब आपने राधा कृष्ण बोला, ठीक है। तो अब आपको विजुलाइज क्या करना है, आंखें बंद करके, कोई आपसे पूछे सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो सेकंड नंबर यानी डक, वो डक जो है ना, डक के ऊपर वो राधा कृष्ण जी बैठे हैं, वो डक के ऊपर राधा कृष्ण जी बैठे हैं और डक ना उनको पानी में जल विहार करा रही है, पानी में घुमा रही है राधा कृष्ण जी को। बस आपको ये अच्छे से 2 मिनट 2 मिनट क्या, कुछ सेकंड आपको अच्छे से इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, बस याद हो जाएगा। वो डक के ऊपर राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब आपसे कोई ये पूछेगा कि सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको डक याद आएगा और डक से सीधे आप राधा कृष्ण पहुंच जाओगे और आपको तुरंत ही ब्रेन में क्लिक हो जाएगा कि हमारे सेकंड नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सर्वपल्ली राधा कृष्ण। कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक और चीज, अच्छा चलिए 11th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? 11th नंबर के प्रेसिडेंट लास्ट में आपको बताऊंगा। 11th नंबर के प्रेसिडेंट, 11th का तो मैंने आपको शेप ही नहीं बताया, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 11 का जो शेप है ना, आप ना जो आपकी रोड है ना, रोड को ऊपर से देखें तो 11 की तरह दिखेगा, उसके साइड में जो लाइनें होती है ना आपको 11 की तरह दिखेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो, रोड अगर आप ऊपर से देखो तो 11 की तरह दिखेगा, ठीक है। उस रोड पे एक ना वैन जा रही है, एक वैन जा रही है उस रोड पे। जो वैन है ना वो आर की शेप की है, आर की शेप की एक वैन जा रही है, उस वैन को काट दिया, वो वैन को काट दिया और जैसी वैन को काटा उसमें से राम भगवान निकले, ठीक है। ये आपको स्टोरी याद है ना कि मतलब 11 का जो शेप है वो रोड की तरह है और उस रोड पे एक वैन जा रही है आर की शेप की, एक आर की शेप की एक वैन जा रही है, एक आर होता है ना, आर फॉर राजा। वैसे आपको विजुलाइज क्या करना है कि आर की शेप की ना एक वैन जा रही है, उस वैन को कट कर दिया और जैसे कट किया उसमें से ना राम भगवान निकले। 2 सेकंड 5 सेकंड अच्छे से उसको विजुलाइज कर लें आप, ठीक है। तो हमारे पास पता है नाम क्या निकल के आएगा? आर शेप का वैन जा रहा था, आर वैन कट और उसमें से कौन निकले? राम भगवान। तो आर वैन कट रमन। तो हमारे 11th नंबर के जो प्रेसिडेंट जो थे वो आर वेंकट रमन थे, ठीक है। 11th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे आर वेंकट रमन। तो 11 का जो शेप है वो एक रोड की तरह है, उस रेड रोड के ऊपर आर कलर का, सॉरी आर के शेप का एक वैन जा रहा है, वो वैन को किसी ने काट दिया और वैन को जैसे काटा उसमें से राम भगवान निकले। तो हमारे पास नाम क्या निकल के आया? श्री आर वेंकट रमन। तो हमारे 11th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आर वेंकट रमन, ठीक है। ये एक तरीका है। देखिए इस तरीके से ना बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हो, मैं आपको जस्ट अभी एक हिंट दे रहा हूं, इसलिए देखो इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, है ना। तो जितना समझ में आए उतना समझ लीजिए, डीप में तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके सामने चैलेंजेस क्या रहते हैं कि अगर उनसे ये पूछो कि आप इंपॉर्टेंट डेज पूछे कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, ये नहीं बता पाएंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बार हम एक स्कूल के अंदर गए थे और स्कूल के अंदर हमने बच्चों से पूछा जनरली कि पूरी साल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, लगभग 120 125 के आसपास इंपॉर्टेंट डेज हैं। हमने बोला कि ये कितने टाइम में आप याद कर लोगे? तो वो इंपॉर्टेंट डेज जो है, किसी ने कहा कि हम 1 घंटे में याद कर लेंगे, किसी ने कहा 2 घंटे में याद कर लेंगे। हमने बोला चलो आपको 1 महीने का टाइम दिया। उस स्कूल में हम पूरी लिस्ट देके गए एक महीने का। 1 महीने बाद जब उस स्कूल में हम दोबारा से गए तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक भी सिंगल बच्चा नहीं था जिसको वो चीज याद हो, मतलब उनको 10-20% भी याद नहीं था, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज जो कि हम जनरली सेलिब्रेट करते हैं वही याद होते हैं, दूसरे याद नहीं होते हमें, है ना। तो फिर हमने उनको एक तरीका बताया, क्योंकि पता है क्या होता है कि हमारे ब्रेन को डिजिट और वर्ड याद नहीं होते, ठीक है। इसलिए हमें डिजिट वाली चीज हमको याद नहीं होती, किताब के अंदर जो वर्ड होते हैं वो भी हमको याद नहीं होते। तो उनको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको पहले पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वर्ड टू वर्ड और डिजिट टू डिजिट ये एक वीक एसोसिएशन है, ठीक है। हमारे ब्रेन का जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है वो क्या है कि किसी वर्ड को आप पिक्चर में कन्वर्ट करो, वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। किसी डिजिट को पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, ठीक है। पिक्चर टू पिक्चर सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ज्यादा ना डीप में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको अभी एक कुछ चीजें बता रहा हूँ, एक कोड बता रहा हूँ कुछ मैं आपको, वो फटाफट से आप नोट कर लीजिए, वो कोड को आप नोट कर लीजिए। जिस तरीके से मैं बताऊं वो याद भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, अभी मैं आपको कुछ कोड बता रहा हूँ, फटाफट से वो कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन दिख रही होगी आई होप, मेरे हिसाब से। देखिए, दुनिया में जितने भी डिजिट हैं सारे 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? सबको पता है 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं। अगर हमने 0 से लेके 9 के बीच में अगर उनको हमने डिकोड कर लिया तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम याद ना कर पाए, है ना। ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो हम याद ना कर पाए। तो हम सबसे पहले 0 से शुरुआत करेंगे। और इसमें मैं चाहता, सॉरी मेरा 0 ठीक नहीं है ना, तो आप समझ लेना, ऐसे ही बनाया है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे 0 की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? कोई भी मुझे प्लीज म्यूट ऑन करके मुझे बताएं 0 की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? जेड से। हाँ, तो जेड से स्टार्ट होती है, तो 0 का सबसे पहला जो कोड है वो जेड है। 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य। शून्य। तो शून्य का सबसे पहला होता है एस, ठीक है। तो 0 का जो कोड है वो है जेड और एस, बहुत इजी है, याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 0 के बाद 1, ठीक है। 1 का कोड हमको याद करना है, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, याद भी कर लो। देखो ये 1 जो है ना, एक 1 मैंने ऐसा बनाया और एक 1 मैंने ऐसा बनाया, तो ये कैसा बन गया? टी की तरह बन गया, टी, थोड़ा गलत हो गया, टी बन गया, है ना। तो 1 का पहला कोड टी हो गया, और एक 1 मैंने ऐसा बनाया सीधा, और इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये क्या बन गया? डी बन गया। तो 1 का पहला कोड हो गया टी और दूसरा कोड हो गया डी। तो 1 का टी और डी, है ना, ये याद रखिएगा आप। इनको मैं याद भी कराता हूँ, लेकिन अभी तो जल्दी में हूँ थोड़ा सा, है ना, उतना ही हमारे पास समय, इसलिए जल्दी जल्दी। अब ये 2 है। अब 2 का शेप क्या हो सकता है? 2 का कोड क्या हो सकता है? अगर मैं 2 को अगर 90 डिग्री में इस तरीके से मूव करूं तो ये क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। अगर इस तरीके से मैं बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा? मतलब इसको अगर 90 डिग्री में अगर आप मूव करो तो एन आपको 2 की तरह दिखेगा। तो 2 का जो कोड है वो क्या है? एन है, इसको नोट कर लीजिए आप। और 3 को अगर मैं 90 डिग्री में अगर मूव करूंगा तो 3 हमें कैसा दिखेगा? एम की तरह। तो 3 हमें कैसा दिखा? एम की तरह, ये भी नोट कर लीजिए आप। 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 जो है ना, 4 को पुराने टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखा करते थे। तो 4 आपको कैसा दिखेगा? आर की तरह दिखेगा। तो 4 आपको कैसा दिखेगा? आर की तरह। तो 4 का कोड हो गया आर। अब मैं बात करता हूं 5 की। अगर मैं 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 जो है ना, आपको मेरा पिक्चर दिख ही रहा होगा, ये 5 है। और 5 को अगर आप देखेंगे तो 5 को देखिए एल की तरह दिखेगा। ये 5 है, आपकी मेरी फिंगर्स 5 हैं, और ये आपको एल शेप दिखेगा। तो 5 का जो कोड है वो क्या है? एल। इसको आप नोट कर लो, 5 का कोड है एल, ठीक है। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 जो है, ठीक है, 6 के राइम्स को हमें पकड़ना है। 6 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 6 की राइम्स अगर हम पकड़े तो 6 6 5 6 बार करोगे तो उसमें से कुछ साउंड्स निकल के आएंगे। वो साउंड क्या निकल के आएगा? CH, SH, G और J, ठीक है। CH, SH, G और J, ये 6 के कोड हैं, ठीक है। अब मैं 7 की अगर बात करूं तो 7 का कोड क्या हो सकता है? आप देखिएगा, मैंने 7 को, एक 7 मैंने ऐसा बनाया और एक 7 मैंने ऐसा बनाया, तो ये कैसा दिख रहा है आपको? के की तरह दिख रहा है। तो 7 का जो कोड है वो क्या है? के है। 7 का कोड है के, ठीक है। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 को रोमन भाषा में कैसा लिखते हैं? 8 को रोमन भाषा में लिखते हैं वी, और ये 3 इस तरीके से लाइन बनाते हैं, ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। ये 8 हो गया रोमन में, है ना। अब इसका कोड क्या हो सकता है? 8 को अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 8 का हम सामने वाला वी ले लेंगे, तो आपका वी हो गया। और ये 3 जो लाइन बनी है, 8 का पहला कोड क्या हो गया? वी हो गया। और 3 जो लाइन बनी है, एक लाइन आप ऐसा ले लो और 2 लाइन को आप ऐसा कर दो, ये क्या बन गया? एफ बन गया। तो 8 का कोड क्या हो गया आपका? वी और एफ, ठीक है। थोड़ा सा कचड़ा हो गया है, पर ठीक है, कोई नहीं। अब मैं बात करता हूं 9 की। तो 9 को अगर आप उल्टा करेंगे, 9 को जस्ट आप उल्टा करेंगे मिरर में, जिस तरीके से देखते हैं, तो 9 आपको दिखेगा पी की तरह, पी। और पी को अगर आप उल्टा करें, पी के ऊपर वाले पार्ट को अगर आप नीचे लेके जाएं, तो पी ये आपको दिखेगा बी की तरह। तो 9 का जो कोड हो गया पी और बी, 9 का कोड क्या हो गया? पी और बी, ठीक है।
रिपीट करता हूं मैं, जीरो का Z और S है, 1 का T और D है, 2 का N है, 3 का M है, 4 का R है, 5 का L है, 6 का है CH, SH, G और J, 7 का K है और 8 का V और F है और 9 का PV। ठीक है, इन कोड्स को आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, सभी ने कोड्स नोट कर लिए सभी ने? अगर नहीं किए होंगे तो मैं एक बार बोल के बता देता हूं आपको। 1 का TD, 0 का Z और S, 2 का N, 3 का M, 4 का R, 5 का है L, 6 का है CH, SH, G और J, 6 का है CH, SH, G और J। ठीक है, 7 का है K, 8 का है V और F, 9 का है P और B। ठीक है, अब इस कोड के माध्यम से हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उन बच्चों को हमने ये कोड बताए और ये कोड बताने के बाद में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा इन कोड को याद करने में, और इनके माध्यम से हमने उनको पूरे साल के, सिर्फ 1.5 घंटे में पूरे साल के हमने उनको इंपॉर्टेंट डेज याद करवा लिए। और वो इंपॉर्टेंट डेज जब हमने उनको याद करवाए, उसके बाद हमने टीचर से भी कहा था कि आप ध्यान रखिएगा कि ये इनको आप ना 6 महीने बाद इनसे पूछो इनको याद है या फिर नहीं। तो जान के बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि उनको 6 महीने बाद भी जब पूछा गया तो 6 महीने बाद भी चीजें उनको याद थी। लगता है स्क्रीन शेयर हो नहीं पाई, मैं करता हूं दोबारा से। चलिए, स्क्रीन आपको दिख रही है? एक बार मुझे कोई बता दे स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है तो। प्लीज एक बार मुझे बताएं अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो। नहीं सर, अभी मुझे तो नहीं दिख रही है। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही, बाकी बताएं। मैसेज में बता दें अगर ना बता पाए, क्योंकि स्क्रीन आपको दिखेगी तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा, अगर नहीं दिखेगा तो फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगा, दिखेगा तो बताऊंगा उस हिसाब से, नहीं दिखेगा तो कृपया बताएं मुझे अगर स्क्रीन दिख रहा है तो। नहीं दिख रहा है। किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक बार मैं दोबारा से करता हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, ये कोड्स आपके पास में लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या किसी को पता है एनआरआई डे कब मनाया जाता है? ठीक है, एनआरआई डे कब मनाया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है तो शायद हमें याद नहीं होगा। एक ट्रेडिशनल तरीका जो चलता आ रहा है कि हम बार बार चीजों को दोहराते हैं, और ब्रेन प्रोग्रामिंग आपको बोलता है कि आपको किसी भी चीज को दोहराना नहीं है। ठीक है, ब्रेन प्रोग्रामिंग आपको बोलता है कि किसी भी चीज को आपको दोहराना नहीं है, बिना दोहराए चीजें आपको याद करना है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। और एक बार अगर आपने ब्रेन प्रोग्रामिंग के जो फॉर्मूले हैं उनको, अगर आप उस सिद्धांत पे आप चलोगे तो चीजें आपको हमेशा के लिए याद होगी। कैसे? अभी हम कुछ चीजें हम याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है, मैं आपको चैट बॉक्स में भी लिख देता हूं अगर मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है तो। एनआरआई डे, ठीक है, जा क्यों नहीं रहा है? मेरा तो चैट ही नहीं जा रहा है। एनआरआई डे है ना, एनआरआई डे कब मनाया जाता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो कई बार हमें याद नहीं होता। ठीक है, अब देखो एनआरआई डे कब मनाया जाता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एनआरआई जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं। जो एनआरआई जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? तो एनआरआई लोग वो होते हैं जो कि इंडिया के होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर नहीं होते, वो विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। ये तो आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ नहीं रही थोड़ा, क्योंकि देखिए आज क्या है, मैं घर पे हूँ और मेरे पास क्या है, प्रॉपर था नहीं मेरा। अगर मैं ऑफिस में होता तो मेरे पास साउंड का पूरा रहता। चलिए मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, मेरे पास माइक पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ अगर इसमें से आपको आवाज आएगी। एक बार मुझे बताइएगा। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। हाँ, अभी चलिए अभी आवाज आ रही है तो हाँ,
तो मैं आपसे बोल रहा था कि हमें पता करना है कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है ना, एनआरआई डे। अब वो एक तो ये तरीका है कि हम उसे जो है एक ट्रेडिशनल तरीके से हम याद करें कि एनआरआई डे इस दिन मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या होगा कि ट्रेडिशनल तरीके से जब हम चीजों को याद करते हैं तो हमें उस टाइम तो याद होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद चीजों को हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक ही चीज को याद करेंगे और फिर उसे भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, तो आप ये सोच के देखिए हमारा टाइम कितना वेस्ट होगा। और आपको ब्रेन प्रोग्रामिंग आपको ये बोलता है कि आपने एक बार चीजों को याद कर लिया, फिर उसको देखना नहीं है, वो आपको हमेशा अपने आप याद रहेगा, है ना। ये हम बताते हैं आपको। तो एनआरआई डे इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एनआरआई लोग होते कौन हैं। तो एनआरआई लोग वो होते हैं जो कि इंडिया के होने के बावजूद इंडिया के अंदर नहीं होते, वो विदेश में जाके सेटल्ड हो जाते हैं, है ना। तो जो इंडिया का है और इंडिया के अंदर नहीं होता, मतलब वो विदेश में जाके रहता है, इट मीन्स कि वो हमारे लिए कौन है, बैड है। जो इंडिया का होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर नहीं है, विदेश में जाके सेटल्ड हो गया, वो हमारे लिए कौन है, बैड है, बैड। मैं चैट में भी लिख देता हूं, बैड। तो एनआरआई लोग कौन होते हैं, हमें याद क्या करना है कि एनआरआई लोग जो होते हैं ना वो बैड होते हैं। कौन होते हैं, बैड। तो एनआरआई लोग बैड होते हैं। बैड क्यों होते हैं, रीजन हमें पता है कि वो इंडिया के होने के बावजूद तो इंडिया के अंदर नहीं होते, विदेश में जाके हो रहते हैं। तो बैड को डिकोड करो। बी का जो कोड है वो आप पहले निकालिए, है ना। और ए का कोई कोड होता नहीं है, डी का कोड होता है, वो लिखिए आप। मुझे चैट में लिख के बताइए आप, अगर बोल के ना बता पाओ। बैड को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। और मैंने जो आपको अभी कोड्स जो बताए थे, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो कि बॉबल्स जो होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसके कोई कोड नहीं होते, इसके कोई कोड नहीं होते। तो ए जो है वो बॉबल्स में आता है, इस कारण से इसका कोई कोड नहीं है, ठीक है। बैड को डिकोड करके बताया, बी का कोड क्या था, और ए का कोई कोड होता नहीं है, डी का कोड क्या है मुझे बताएं कृपया। किसी ने नोट किया होगा ना। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको दिख जाए तो वो ठीक रहेगा, स्क्रीन पर अच्छे समझ में आएगा। स्क्रीन दिख रही है अभी सभी को। यस। मैडम स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अभी आपके सामने एनआरआई डे दिख रहा है। अब एनआरआई लोग कौन होते हैं, बैड होते हैं, है ना। एनआरआई लोग कौन होते हैं, बैड होते हैं। प्रवासी भारतीय लोग बैड होते हैं। अब बैड को डिकोड करना है, बैड को डिकोड करके बताएं। बी का कोड मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए बी का जो कोड है, बी का कोड क्या होता है, 9। और ए का कोई कोड नहीं होता, डी का कोड क्या है, 1। तो हमारे पास 9 और 1 हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो आप 9 1 लिखेंगे ना, तो लास्ट में जो 1 जो है, लास्ट में जो 1 जो है वो आपका मंथ हो गया। तो लास्ट में जो भी चीज है ना वो आपका मंथ हो गया, यानी डी आपका 1 हो गया। और फर्स्ट मंथ हमारा कौन सा है, जनवरी, ठीक है। और बी का कोड क्या होता है, 9। और आगे हमारे पास जो मिल रहा है वो हमारा डेट है। तो 9 हमारा डेट हो गया और 1 जो है वो हमारा मंथ हो गया। तो यानी एनआरआई डे कब मनाया जाता है, 9th ऑफ जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे, ये आपको याद हो गया। 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे, ठीक है। अब ये याद कैसे करना है, इसका एसक्यू आरक्यू और करना है। हाँ, एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ, जब भी कोई चीज याद करो ना तो उसका एसक्यू आरक्यू कर लो। कैसे, देखो इसको 4-5 बार रिपीट करना है। कैसे करना है मैं आपको एक बार डेमो देके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा एनआरआई डे कब मनाया जाता है, अच्छा 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। फिर रिवर्स करना है क्वेश्चन, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। अच्छा एनआरआई डे कब होता है, 9 जनवरी को होता है। अच्छा एनआरआई लोग कौन होते हैं, एनआरआई लोग तो बैड होते हैं। बैड को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा, 9 जनवरी आएगा। इस तरीके से 4 से 5 बार रिवर्स करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। आज मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है, थोड़ा सा वॉइस का भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो वो जो था ईयरफोन्स वो मेरे अभी है नहीं मेरे पास में। अगर वो होते तो आपको अच्छे से सारी चीज सुनाई देती, लेकिन फिर भी मैनेज करिएगा। अब हम देखेंगे कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल यूथ डे याद करने के लिए क्या करना है आपको ये सोचना है कि ये यूथ लोग जो होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, यूथ लोग होते हैं, उनको क्या पसंद है, ठंडा पसंद है या गर्म पसंद है, ठंडा। तो यूथ लोग को क्या पसंद है, ठंडा। तो ठंडा को डिकोड करो। युवा लोग को, आजकल के जो युवा लोग है ना, उनको ठंडा पसंद है। ठंडा को डिकोड करेंगे, आपको इसका डेट निकल के आ जाएगा।
मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि जो भी आपके इसको जब ठंडा को डिकोड करोगे, जो भी आपके पास एक नंबर्स जो आएंगे, उसमें लास्ट जो नंबर्स होगा वो आपका मंथ होगा, उससे पहले जो आपके नंबर्स होंगे वो आपकी डेट होगी। ठीक है, तो कृपया निकाल के मुझे बताएं, मैसेज में बताएं। ठंडा को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा? ठंडा को 12th of Jan. ठंडा को डिकोड करके बताएं। हुआ? किसी ने डिकोड किया या फिर मैं बताऊं? 1 to 1. 1 to 1 या 1 to 1, 1 to 1 यानी मीन्स कौन सा डेट हो गया आपका? 1 to 1 डेट में कन्वर्ट करके मुझे बताएं। Date में I think so 12th of Jan. यस, गुड, कांग्रेट्स, आपने बिल्कुल ठीक बताया। 12th ऑफ जैन मतलब 12 जनवरी आपका हो गया। ठीक है, ठंडा को डिकोड किया। ठीक है, इसी तरीके से हमें चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके सामने कुछ भी आता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, आपके सामने जस्ट एक स्टोरी याद आ जाएगी कि यूथ लोग को ठंडा पसंद है, ठंडा को डिकोड करेंगे तो 12 जनवरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इसका बताएं मुझे, इसका फास्ट बताएंगे आप। इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए लिखिएगा आर्मी वाले जो लोग होते हैं, थल सेना वाले जो लोग होते हैं, वो डालडा ज्यादा खाते हैं। इंडियन आर्मी वाले लोग डालडा ज्यादा खाते हैं, तो डालडा को डिकोड करें। डालडा को कृपया डिकोड करें और डेट, अब मुझे नंबर से ना बताएं, मुझे सीधे आप तारीख बताएं। डालडा को डिकोड करके बताएं। इंडियन 15th of Jan. 15th of Jan. 15th ऑफ जैन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया। और किसी ने बताया? और किसी ने नहीं बताया? चलिए ठीक है, लास्ट इसके अंदर मैं लेके चलूंगा। अब मैं इसके अलावा आपको एक और बताता हूँ। अच्छा, कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल विक्ट्री डे, अच्छा कारगिल विक्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसके लिए हमें क्या करना है? अब देखिए, कारगिल जो युद्ध होता है वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे जो जब युद्ध होता है तो वहां पे हालात जो होते हैं काफी नाजुक होते हैं, हालात वहां पे काफी नाजुक होते हैं। तो नाजुक को डिकोड करें कृपया। कारगिल युद्ध के समय भारत की स्थिति नाजुक थी, है ना, क्योंकि वहां पे किसी की कोई घायल हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, तो वहां पे हालात काफी नाजुक होते हैं। नाजुक को डिकोड करके मुझे डेट बताएं, कारगिल विक्ट्री डे कब मनाया जाता है? 26th of July. 26 ऑफ जुलाई, जुलाई 26 ऑफ जुलाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए, अब ये ना आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीके के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कारगिल विक्ट्री डे कब मनाया जाता है? कारगिल विक्ट्री डे 26 जुलाई, 26 जुलाई। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे ब्रेन को जो है डिजिट वर्ड याद नहीं होते, कुछ टाइम याद होते हैं फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन इस तरीके से अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि देखो, इसमें हमने एसोसिएशन का यूज किया है। सबसे पहले चीजों को हमने जोड़ा, एक इमेजिनेशन का हमने यूज किया और एक रिडिकुलस कहानी बनाई, कुछ भी मजाकी हमने कहानी बनाई। कारगिल विक्ट्री डे, हालात कारगिल युद्ध के समय हालात कैसे थे भारत के? नाजुक थे। ये आपको तुरंत याद आ जाएगा, इसको डिकोड करेंगे तो डेट भी आपको याद आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने उस स्कूल के अंदर सारे बच्चों को 1.5 घंटे में 120 जो है इंपॉर्टेंट डेज याद कराए थे। और उनकी टीचर्स ने जब 6 महीने के बाद जब पूछा तो 6 महीने बाद भी उनको चीजें याद थी, इतनी जबरदस्त चीज थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक पीएमएस मेथड की। मैं आपको जाते जाते पीएमएस मेथड के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, इस तरीके के हमारे पास 25 से 30 मेथड, अगर इसमें से 4 से 5 मेथड किसी बच्चे को आ गए या फिर आपको आ गए तो मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब वो हम खुद ही सारी चीज कराते हैं। अब देखिए, पीएमएस मेथड के अंदर क्या होता है, पीएमएस एक वर्ड होता है, एक होता है यूनिवर्सल मीनिंग और एक होता है पीएमएस पर्सनल मीनिंग। ठीक है, यूनिवर्सल मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं बिग, तो बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना, यूनिवर्सल मीनिंग है, बिग का मतलब बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं इसको पर्सनल मीनिंग से लेके चलूं तो बिग का मतलब, अगर जैसे आप मुझसे बोलो बिग, तो बिग का मतलब मैं एक बड़ा ताजमहल सोच सकता हूँ, बड़ा कुतुब मीनार सोच सकता हूँ, बिग बी के बारे में सोच सकता हूँ, या फिर मेरे दिमाग में एक हाथी का पिक्चर भी आ सकता है, बिग यानी हाथी। ठीक है, तो ये मैं कुछ भी मीनिंग्स बना सकता हूँ। ठीक है, अब इस मीनिंग से हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिटेल्ड में हम कोर्स में जाएंगे, लेकिन अभी तो ओवरव्यू हम ऊपर ऊपर से चल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्टेट के अंदर विधानसभा लोकसभा की कितनी सीटें हैं वो हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा लोकसभा की कितनी सीटें हैं वो हमको याद करना है। ठीक है,
तो हिमाचल प्रदेश का पीएमएस हम लोग बना लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का पीएमएस कैसे बना सकते हैं? हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा खींच के तानने की कोशिश करो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में से एक वर्ड निकल के आता है, हम तो चले परदेश। हिमाचल प्रदेश का मैंने बना दिया, हम तो चले परदेश। अब इसके ऊपर एक कहानी बनानी है। कहानी क्या बनानी है? कहानी बहुत ही रिडिकुलस है और आज की जनरेशन के हिसाब से एक स्टूडेंट ने मुझे बताई थी। ठीक है, हम तो चले परदेश। तो इसकी कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश अपनी जीएफ के साथ में। हम तो चले परदेश अपनी जीएफ के साथ में, और कुछ सालों के बाद जब हम लौट कर आए तो हम दो हमारे दो यानी 4 बच्चे। ठीक है, हम तो चले परदेश अपनी जीएफ के साथ, कुछ सालों के बाद हम लौट कर आए तो हम दो हमारे दो यानी 4। ये स्टोरी जो है मन में 4 से 5 बार दोहरा लो। जीएफ को डिकोड करेंगे तो विधानसभा की सीट निकल के आएगी, और 4 तो आपके सामने लिखा हुआ है। लोकसभा की सीट हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी है? 4। ठीक है, और जीएफ को कृपया डिकोड करके बताएं, विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? कृपया डिकोड करें। कृपया जी और एफ को डिकोड करें। 6 and 8. 6, यस। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विधानसभा की सीट है वो 68 है, और लोकसभा की मैम कितनी सीट है? लोकसभा की, लोकसभा का मैंने बिल्कुल सामने लिखा है, हम दो हमारे दो 4। कुछ सालों के बाद जब हम लौट कर आए तो हम दो हमारे दो 4, यानी विधानसभा की सीट 68 और लोकसभा की आपकी 4 आपके सामने लिखा है। ठीक है, अब ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद ही हो जाएगी। ठीक है, तो एक और असम, असम का मैंने ले लिया आसाराम। असम का मैंने ले लिया आसाराम, है ना, जो आसाराम जो बापू थे, अब चूंकि अब उनका नाम तो बेकार हो चुका है इसलिए हम उनके नाम का यूज करने नहीं करते। ठीक है, असम का हमने आसाराम ले लिया। ठीक है, अब आसाराम का हमने पता है इसके ऊपर स्टोरी क्या बनाई है? हमने बनाया है कि आसाराम बहुत डेंजर बाबा थे, वो महिलाओं पर डोरा डालते थे। आसाराम बहुत डेंजर बाबा थे, वो महिलाओं पर डोरा डालते थे। तो डेंजर को डिकोड करेंगे, विधानसभा की सीट निकलेगी। डोरा को डिकोड करेंगे, लोकसभा की सीट निकलेगी। कृपया करें आप। ठीक है, इसमें आपको एक नई चीज भी सीखने को मिलेगी आपको। डेंजर का कोड है 1264. या 1264 जो आया है मैम, उसमें क्या करना है कि आप जब भी आपके 4 डिजिट आते हैं तो आप शुरुआत के 3 डिजिट आप लेंगे, लास्ट का डिजिट आप छोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 126। ओके, तो विधानसभा का सीट है, यस। और डोरा को डिकोड करें मैम। बट व्हाई सर, लास्ट डिजिट क्यों छोड़ेंगे? रीजन? मैम ये रिडिकुलस चीजें हैं, रीजन कुछ भी नहीं है। आप इसकी जगह ऐसा भी कोई वर्ड ले सकते हैं जिसमें कि 3 डिजिट बन पाए। ओके, रीजन कुछ भी नहीं है मैम, ये चीजें रिडिकुलस हैं, है ना। तो जब भी 4 डिजिट आते हैं तो आपको ये लास्ट का छोड़ेंगे तो स्टार्टिंग के 3 आ जाएंगे। रीजन इसके पीछे क्योंकि ये चीजें रिडिकुलस चीजें हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था। क्योंकि रिडिकुलस जो चीजें हैं वो हमें याद होती है, अन्यथा हम भूल जाते हैं, इसलिए याद करने के लिए भी बहुत सारी चीजें। तो आप डोरा को डिकोड करें, महिलाओं 14. यस। तो विधानसभा के अंदर सॉरी असम के अंदर विधानसभा का 126 और लोकसभा का 14 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरीके से जितने भी विधानसभा लोकसभा की जितनी सीटें हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं और हमें इजी याद भी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरीके से लगभग हमारे पास 25 से 30 ऐसे तरीके हैं जो कि स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, उनको किसी भी आंसर को पेज नंबर आंसर को पेज नंबर के साथ में याद करने में, लॉन्ग शॉर्ट जो भी आंसर याद कर सकते हैं, और एक बार याद करके उसको नहीं भूलेंगे क्योंकि इसकी हम पूरी प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, हम पूरा ब्रेन को पहले उस तरीके से डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद ये चीज हम लोग कराते हैं, तो हमेशा के लिए चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है, इसके साथ में एक प्रॉब्लम और आती है, जो बहुत सारे जो हिस्ट्री के जो डेट्स हैं, जो हिस्टोरिकल वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, जो लड़ाइयां हुई थी, वो भी कई बार याद नहीं होती, वो भी बच्चे भूल जाते हैं, है ना। उसको कैसे याद कर सकते हैं, एक दो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फिर बाद में, क्योंकि सारे तो हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? किसी को याद है? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
देखिए इसके अंदर भी एक चीज क्या लेके चलना है कि जितने भी मतलब लड़ाइयां हुई थी, है ना, हिस्टोरिकल वॉर्स हुए थे, ये अधिकतर जो है आपकी 15th सेंचुरी में हुए थे। 15th सेंचुरी में ये आपके हुए थे। तो 15 तो आपको क्या करना है कि एक तो ये भी तरीका है कि हम पूरा एक बना सकते हैं इसका वर्ड, ठीक है, और एक ये है कि आप ना एक सिर्फ एक कॉमन सेंस लगा के आप इसके सामने 15 लगा दें। जो भी अभी हमारा डिजिट निकल के आएगा उसके सामने 15 लगा देंगे तो एक हमारे पास ईयर निकल के आ जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का हमने ले लिया हल्दी, और हल्दी आपके घर में किस भाव से आती है? हल्दी घाटी का हमने हल्दी ले लिया, और हल्दी जो है आपके भाव, आपके घर में किस भाव से आती है? मिलीग्राम के हिसाब से आती है या केजी के हिसाब से आती है? किलोग्राम के हिसाब से, कृपया बताएं। हल्दी आपके घर में किस भाव से आती है? केजी के हिसाब से आती है ना? 1 kg। हाँ, मतलब केजी के हिसाब से आती है। तो के और जी को डिकोड कर लें आप, के और जी को डिकोड करके उसके सामने 15 लगा देंगे, ईयर निकल के आ जाएगा 76। यस, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, और ये आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। ब्रेन प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीजें हम लोग बताते हैं उसके बाद क्या होता है कि नई नई चीज जो हमें याद करना है, टीचर्स को हम टीचर के ये खास तौर पे जो एक्सपेरिमेंट जो है ना हम टीचर्स के साथ में करते हैं। टीचर बोलते हैं कि बच्चों के साथ इस चीज में प्रॉब्लम है या इस चीज में प्रॉब्लम है, बच्चों को ये याद कराना है। तो हम क्या करते हैं, हम मिलकर नए नए इनोवेशन करते हैं, नए नए क्रिएटिव तरीके हम लोग निकालते हैं कि कैसी चीजें याद हो सकती हैं, ठीक है। जैसे एक युद्ध है, किसी ने एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ठीक है। अब मैंने तो पहली बार सुना था कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, लेकिन फिर हमने उसको निकाला, और निकालने के बाद में मुझे भी याद है, उसको भी याद है, ठीक है। वो हमने उसकी क्या कहानी बनाई थी कि मच्छीवाड़ा का हमने मच्छी ले लिया, मच्छीवाड़ा का हमने मच्छी ले लिया, ठीक है। और फिर हमने उसके ऊपर कहानी बनाई कि मैं खाना खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई, मैंने मच्छी नहीं खाई, मैंने मच्छी निकाल के फेंकी। मच्छी किसने खाई? लालू ने। मैं खाना खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई, मैंने मच्छी निकाल के फेंकी और मच्छी लालू ने खा ली, ठीक है। लालू को डिकोड करें, लालू को डिकोड करें और उसके सामने 15 लगा दें, ये आपका निकल के आ जाएगा। लालू को कृपया डिकोड करें और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा निकल के आ जाएगा। 55 लालू, आई थिंक सो। तो 1555 मतलब जो आपका बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो हुआ था, मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 1555 में आपका हुआ था, ठीक है। तो वैसे अब काफी टाइम हो चुका है क्योंकि 7 बजे से मेरी हमारी एक DMIT की काउंसलिंग भी है, ठीक है। देखिए अभी डेमो में जितना भी हो सका मैंने बताने की कोशिश की है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल मतलब एक कोर्स है, और इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और आपकी इंस्टेंट मेमोरी, ठीक है। ब्रेन से न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे। आपको ब्रेन को बैलेंस करने के लिए, आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। मेडिटेशन के बारे में और डीप में आपको बताया जाएगा। आपको योगा के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एक अलग से हमारे जो योगा टीचर है उनके साथ में आपका एक अलग से सेशन होगा, वो आपको योगा के बारे में भी बताएंगे, है ना। ऐसा कौन सा योगा है जो हमारे ब्रेन के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि हम हर दिन तो योगा नहीं कर पाते और बार बार भी नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसे इजी स्टेप्स हम आपको बताएंगे, आप आराम से कर पाओ। उसके बाद इंस्टेंट मेमोरी में जो भी मैंने आपको तरीके बताए कि किसी भी डिक्शनरी को पेज नंबर के साथ, किसी भी डिक्शनरी को आप कैसे याद कर सकते हैं, किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ कैसे याद करना है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको ये डेमो छोटा सा दिया है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो भी इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, सुविधा में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि इसके फीस क्या रहेंगे, किस तरीके से क्या करना है। और अभी अगर मुझसे अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप अभी। सर स्टेट्स एंड कैपिटल्स याद करने का भी कोई तरीका होता है क्या? कुछ भी तरीका निकाला, स्टेट और कैपिटल तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये तो बहुत ही इजी तरीका, ये तो कॉमन तरीका है। आप इससे भी कठिन बताइए, हम वो भी याद कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो कभी किसी ने याद नहीं की, मतलब ये स्टेट एंड कैपिटल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं जो बच्चों को बहुत मुश्किल से याद होते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी आराम से कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। उसके भी बहुत आसान तरीके हैं। मतलब चलो ये आपने पूछा ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक बच्चा हमसे बोल रहा था
एक बच्चे को टेबल याद नहीं थे, तो फिर मैंने उनको एक तरीका बताया, बहुत इजी तरीका, और आपको तुरंत अभी याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर्स है ना उनको डिकोड करना है। जैसे मान के चलो आपको 16 का टेबल याद करना है, तो 16 का आप एक टेबल लिख लीजिए एक पेज पे, है ना। जैसे कि अभी ये क्या आगे की प्रोसेस है, तो आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे 1 6 हो गया, ठीक है, तो 1 का कोड क्या था, टी या डी में से एक ले लीजिए, और 6 का कोड क्या था वो ले लीजिए। मान के चलिए 1 का कोड मैं टी लेता हूँ, और 6 का कोड अगर मैं जी लेता हूँ तो ताज होता है। तो जब मैं ताज को मैं इमेजिन करूंगा तो ताजमहल मेरे दिमाग में आ सकता है, ठीक है, होटल ताज मेरे दिमाग में आ सकता है ना। तो एक ताज हो गया। इस तरीके से जो हम 16 का पूरा टेबल है ना, इसको पहले हम इमेज में कन्वर्ट करेंगे, और ये आपको लाइफ में एक ही बार करना है। एक बार आपने इमेज को इमेज में कन्वर्ट कर लिया, वो हमेशा के लिए आपका हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक इमेज आ गई, क्योंकि हमारे दिमाग को डिजिट याद नहीं रहेंगे, इमेज हमारे दिमाग को याद रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या, हमने पूरी 16 का जो टेबल है उसकी इमेज हमारे पास में, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप घर पे बैठे हो, घर पे आप दरवाजे से देखना स्टार्ट करो। जैसे मेरे सामने एक दरवाजा है, दरवाजे के मैं बाजू में जाऊंगा तो एक कर्टन लगा हुआ है, फिर उसके बाद में बाजू में जाऊंगा तो एक डोर लगा हुआ है ना, फिर एक फैन लगा हुआ है, इस तरीके से, फिर सीढ़ियां आ गई, है ना, फिर सोफा लगा हुआ है, इस तरीके से, है ना, फिर एक वॉच लगी हुई है। तो आप अपने घर में क्या करना, आप घर में ना अपने दरवाजे से देखना स्टार्ट करेंगे, और उसको ना ऐसे देखना स्टार्ट करें जो आपके घर में ऑलरेडी चीजें हैं। जब आपको घूम के जब रिटर्न आएंगे तो कम से कम आपके घर में 10 ऐसी चीज आपको दिखेगी जो कि आपके घर में ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और जो कभी हिलती नहीं है ना। जैसे दरवाजा कभी हिलेगा नहीं, दरवाजे के बाजू में अगर विंडो है तो वो कभी नहीं हिलेगी। तो उसको ना एक सीरीज में आप याद कर लें, और उसको याद भी क्या करना है, आपके घर के अंदर जो चीज है वो आपको याद ही है, कि घर के अंदर पहले दरवाजा था, दरवाजे के बाद में विंडो थी, ये थी, वो थी, ऐसे सब याद है ना। तो इस तरीके से ना एक लिस्ट बना लो आप, दरवाजा, दरवाजे के बाद ये, है ना। हमें 16 का टेबल कहाँ तक याद करना है, 10 तक याद करना है, 10 तक ही जनरली याद करते हैं ना। तो 10 चीजों की लिस्ट बना ले जो आपके घर में है, और वो आपको ऑलरेडी घर में, उसको आप ही को पता है, वो कोई आपको बताएगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब क्या करना है कि वो जो आपने लिस्ट जो बनाई है, आपके घर का जो, घर में जो भी चीजें हैं उसकी, उसके ऊपर आपको ना एक एक पिक्चर को चिपकाते जाना है। कैसे, जैसे मान के चलो 16 है, तो 16 पे हमने इमेजिन क्या किया था, ताज। मेरे दिमाग में जब 16 कोई बोलता है तो मेरे दिमाग में ताजमहल आता है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या था, दरवाजा था, ठीक है। तो दरवाजे के ऊपर हम लोग क्या रख देंगे, ताजमहल को। दरवाजे को ताजमहल से कनेक्ट कर दो, कि वो दरवाजा, उसके ऊपर ताजमहल का पिक्चर बना हुआ है, कुछ भी, उसको हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 16 में, अगला क्या आता है 32, ठीक है। 32 का पिक्चर हम क्या बना सकते हैं, एम और एन, हमारे पास दो है तो मून बना सकते हैं, चंद्रमा, ठीक है। 32 का पिक्चर आ गया आपके पास, मून। 32 को जब डिकोड करोगे, 3 का एम हो गया, 2 का एन हो गया, तो मून हमारे पास में आ गया। आप इमेजिन करेंगे आपके सामने क्या आ गया, मून आ गया, मून। तो विंडो के, सॉरी, जो दरवाजा जो था, दरवाजे के बगल से मान के चलो आपके घर में विंडो है, तो विंडो के ऊपर मून को चिपका दो, विंडो के ऊपर क्या कर दो, मून को चिपका दो, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप पूरी लिस्ट बना लो, और पूरी लिस्ट को ऐसे करके चिपका दो। ये बच्चों को बहुत जल्दी याद होती है, बच्चों को ये पिक्चर से याद। अब बच्चे से आप पूछोगे ना, बच्चे को एक बार बता, बच्चा क्या बोलेगा, हाँ वो डोर जो है, डोर के ऊपर ताजमहल है, ताजमहल, अच्छा यानी 16, फिर उसके ऊपर विंडो है, अच्छा विंडो के ऊपर मून चिपका था यानी 32। इस तरीके से बच्चा याद करेगा। 16 का टेबल आप भूल जाओगे, बच्चा कभी नहीं भूलेगा, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारे दिमाग को ना पिक्चर से याद होते हैं, हमारे दिमाग को पिक्चर से याद होते हैं, डिजिट नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बिलीव करके इस कोर्स को अटेंड तो करिए। क्योंकि मैं आपको बता, देखो, एक तो पहली बात मैं घर में बैठा हुआ हूँ, है ना, तो मेरे पास देखो माइक की पूरी सुविधा नहीं है, पूरा मेरे स्टूडियो नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको क्लासेस दूंगा ना, तो सारी सुविधाएं हमारे पास में होती हैं, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होते हैं, आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूं कि अगर आप टीचर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो टीचर सर्टिफिकेट कोर्स करो आप। 5000 रुपीज का है टीचर सर्टिफिकेट कोर्स, 40 दिन का है ये, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको सिलेबस भेजा था, सुविधा मैडम आपको भेज देंगी, वो आप अटेंड करो। उसमें ये सारी चीज आपको जानने को, सीखने को मिलेगी। मैं बोलता हूँ आप सीखिए, सीखने के बाद आप बच्चों को आगे सिखा सकते हो, है ना। लॉकडाउन में ये हमारा जो पैकेज था बहुत ज्यादा हमारा चला था। लॉकडाउन में हमने इस तरीके से टीचर्स को बताया, बहुत सारे टीचर्स ने घर पे बैठ के अर्निंग की, है ना, क्योंकि स्कूल्स तो बंद थे, ठीक है, और अभी भी स्कूल्स बंद ही हैं, ठीक है। लेकिन वो घर पे बैठ के उन्होंने इस तरीके से ऑनलाइन क्लास ले लेके अर्निंग भी बहुत अच्छी की, और साथ में बच्चों को भी, मतलब बच्चों को उनका ब्रेन डेवलप कराने में हेल्प की, और ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कराने में भी हेल्प की, ठीक है। तो आपके पास ये मौका है, इसमें हम सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, ठीक है।
तो अभी जो भी क्वेरीज है हम आप सुविधा मैम से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं करना चाहते हैं। अभी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरी काउंसलिंग का टाइम होगा, मेरे पास आ गया फोन, है ना। तो मैं तो अभी तो बंद करना चाहूंगा। अभी किसी को कुछ पूछना है जल्दी 1-2 मिनट में, या सुविधा मैम से आप कांटेक्ट कर लेंगे, सुविधा मैम का नंबर सबके पास में होगा। सुविधा मैम आपके पास है सबका नंबर या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, जी ठीक है। जी तो अभी तो मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा सुविधा मैम, अभी फिर मैं क्लोज करूं क्या? हाँ जी ओके ओके चलिए जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, मिलते हैं। जय श्री कृष्णा सर। ओके।